हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो दो इंसेक्ट किलर स्प्रे का यूज करके एक स्लाइम को मार देता है और उस स्लाइम से उसे एक स्टोन भी मिलता है। मैं अब तक फर्स्ट फ्लोर के 999 स्लाइम्स को मार चुका हूँ और मैं एक नौसिखिया हंटर हूँ, लेकिन चलो एक और स्लाइम को मारकर मेरा ये टारगेट 1000 हो जाएगा और इसके बाद वो अगले स्लाइम को मारने के लिए जाने लगता है। और जिस जगह पर इस वक्त ये है, यहाँ पर काफी सारे कैमरास लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों, ये कुछ देर बाद पता चलेगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्लाइम नजर आता है और उसे उसकी आंखों से सब कुछ दिखाई दे जाता है, जैसे इस स्लाइम की पावर, उसकी एचपी बिल्कुल किसी गेम की तरह। और इसके बाद वो धीरे धीरे उस स्लाइम के पास जाकर उस पर अपने इंसेक्ट किलर स्प्रे से हमला करता है, लेकिन तभी वो गोल्ड स्लाइम वहां से भागने की कोशिश करता है। सो तभी हमारा एमसी एक स्प्रे गन निकालकर उस गोल्ड स्लाइम पर शूट करता है, जिसके बाद वो गोल्ड स्लाइम मारा जाता है। तुम भले से ही एक रेयर गोल्ड स्लाइम थे, लेकिन तुम भी मेरी स्ट्रॉन्ग जेट स्प्रे गन से बच नहीं सके। लेकिन इसके बाद वो देखता है कि एक रेयर गोल्ड स्लाइम को मारने के बाद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ। अब इसके बाद वो उस स्लाइम से मिला अपना जेम स्टोन उठाने के लिए जाता है, लेकिन उस जेम स्टोन की जगह एक कार्ड मिलता है। वो उस कार्ड को देखता है जिस पर एक परी थी और ये है एक सर्वेंट कार्ड। और इसके बाद हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है, काइतो ताकागी। इसके बाद काइतो इस कार्ड के स्टेटस को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक वेलकरी है और इसका नाम सिल्फी है। और अब उस कार्ड को पाकर काइतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो चेक करता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं और कहीं यहाँ पर कोई कैमरा तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने मेरे पास ये कार्ड देख लिया तब वो इसे मुझसे ले लेगा, क्योंकि सर्वेंट कार्ड बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। इसके बाद काइतो अपने फोन में चेक करता है कि सिल्फी आखिर किस तरह की सर्वेंट है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अरे ये तो एक वेलकरी है ना? पुरानी कथाओं के अनुसार वेलकरी एक डेमी गॉड होती है, कहीं ये कोई रेयर कार्ड तो नहीं है। अब इसके बाद काइतो इस डंजियन फ्लोर से जाने लगता है ताकि इस कार्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, लेकिन तभी वहाँ से कुछ और हंटर्स गुजरते हैं, जिन्हें देख काइतो सोचता है काश मेरे पास भी एक अच्छा आर्मर होता। एक मिनट, मैं इस कार्ड को बेच सकता हूँ। लेकिन काइतो को उन जेम स्टोन्स के बदले में सिर्फ 1500 रुपए मिलते हैं। हम ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इन्हें बेचकर काइतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसके बाद काइतो उस लड़की से पूछता है, अगर मुझे एक रेयर सर्वेंट कार्ड मिलता है, एक एंजल टाइप कार्ड, तब वो कितने तक का बिक सकता है? जहाँ तक मुझे पता है एक गॉड टाइप रेयर कार्ड 1 बिलियन तक बिक सकता है। अब ये बात सुनकर काइतो उस कार्ड को अपने लॉकर में रखकर इस हाई टेक डंजन से जाते हुए बस 1 बिलियन पैसों के बारे में सोचे जा रहा था। और दोस्तों, डंजन से जाते हुए लोगों की चेकिंग भी की जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई कुछ लेकर तो नहीं भाग रहा। इसके बाद काइतो उस डंजन से बाहर आ जाता है और इसके बाद हमें वो टेक्निकल डंजन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इस दुनिया के हंटर्स को डंजन एक्सप्लोरर्स कहा जाता है और ज्यादातर बच्चे डंजन एक्सप्लोरर्स ही बनना चाहते हैं। दूसरी ओर काइतो, जो कि सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचे जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ उसके दोस्त आते हैं, शिंजी, हयातो। इन दोनों के पास भी डंजन पास होता है, जिसे दिखाकर आप डंजन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों अपने डंजन पास का इस्तेमाल फालतू के कामों में करते हैं। अब इसके बाद ट्रेन से घर जाते हुए ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैसे ही इन तीनों को इनका डंजन पास मिला था, ये तीनों सीधा सेकंड फ्लोर पर चले गए थे और यहाँ ये तीनों एक साथ मिलकर एक गॉब्लिन पर हमला करते हैं, लेकिन उस गॉब्लिन से पिटकर ही वापस आ जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों ने तो डंजन में जाना ही बंद कर दिया। हे काइतो, तुम 2 सालों से सिर्फ स्लाइम्स को मार रहे हो, आखिर तुम स्लाइम्स को हराने की इतनी कोशिश क्यों करते हो? काइतो कहता है, यार काफी सारी बातें हैं, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। अब इसके बाद अपने घर की ओर जाते हुए काइतो एक घर की ओर देखता है और इसके बाद आगे बढ़ने लगता है। उस घर में हमें एक लड़की देखने को मिलती है। इसके बाद
काइतो अपने घर आ जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डंजन की खोज इस दुनिया में 13 साल पहले हुई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि काइतो डंजन में जाने के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी करता है। इसके बाद नहाते हुए काइतो सोचता है, अगर मैंने एक सर्वेंट को सम्मन कर लिया तो इससे मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन 1 बिलियन पैसों के साथ मैं अपने लिए जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, आर्मर, वेपन्स और कई सारे गेम भी। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि काइतो स्कूल जा रहा होता है और बेचारा सही से सो नहीं सका, क्योंकि कल पूरी रात वो यही सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए, उस कार्ड को बेच देना चाहिए या खुद सर्वेंट को सम्मन कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वो एक लड़की को देखता है और ये वही थी जिसको हमने कल रात देखा था। इस लड़की का नाम हारुका कासुरागी है। काइतो कहता है गुड मॉर्निंग, वो भी उससे गुड मॉर्निंग कहती है और इसके बाद ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। और यहाँ हारुका कहती है, कल रात मैंने तुम्हें घर जाते हुए देखा, तुम कहाँ पर गए थे? काइतो कहता है कि मैं एक पार्टी में गया था शिंजी और हयातो के साथ। लेकिन तभी वहाँ काइतो के दोस्त आ जाते हैं। उन्हें देख काइतो उनके पास जाकर उनसे कहता है, प्लीज यार तुम दोनों हारुका को ये मत बताना कि मैं कल फिर से डंजन में गया था। लेकिन तभी हारुका पूछती है कि तुम तीनों ने पार्टी में क्या किया? और ये तीनों हारुका को अलग अलग जवाब देते हैं। और ये जवाब सुन हारुका अपना मुंह फुलाकर कहती है, तुम कल फिर से डंजन में गए थे, है ना? काइतो कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। और हारुका उसकी ये बात मान लेती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ काइतो अपने दोस्तों से पूछता है कि अगर उन्हें कोई सर्वेंट कार्ड मिलता तो वो उसका क्या करते। ये दोनों ही कहते हैं, हम तो उसे बेच देते, क्योंकि सर्वेंट्स को सिर्फ डंजन में ही सम्मन किया जा सकता है, डंजन के बाहर वो हमारी क्या ही मदद करते। अब इसके बाद इनकी क्लास चालू हो जाती है। लेकिन काइतो सोच रहा था, सर्वेंट के एक बार सम्मन हो जाने के बाद उस कार्ड को बेचा नहीं जा सकता और आपको इस बात का भी पता नहीं होता कि वो सर्वेंट आपकी कितनी मदद कर पाएगा। लेकिन इसके बाद काइतो हारुका की ओर देखने लगता है और इसके बाद वो डंजन में आकर कैमरे से छुपकर एक ऐसी जगह आता है जहाँ पर कैमरास नहीं होते और उसके हाथों में वही कार्ड होता है। और यहाँ काइतो सोचता है कि वो इस वेलकरी के साथ मिलकर एक हीरो बन सकता है और इसके बाद वो उस वेलकरी को सम्मन करने लगता है, जिससे उस कार्ड में से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और वहाँ पर सम्मन होती है एक वेलकरी जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। और यहाँ काइतो उसे देखता ही रह जाता है और तभी वो वेलकरी काइतो को अपने हाथों में भर लेती है और अगले ही पल में गायब हो जाती है। और इसके बाद काइतो देखता है कि अरे वो वेलकरी कहाँ गई। लेकिन तभी वो नीचे देखता है और उसे पता चलता है कि ये वेलकरी तो बहुत छोटी है। मास्टर, मैं सिल्फी हूँ और मैं आपके बुलाने पर यहाँ आई हूँ। और अब काइतो का सपना टूट जाता है। मैंने सब कुछ खो दिया, 1 बिलियन रुपए, मेरे इक्विपमेंट्स, मेरे गेम्स। तभी सिल्फी पूछती है, आप ठीक तो है ना मास्टर? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो कुछ स्लाइम्स मारते हैं। लेकिन तभी सिल्फी बताती है कि उसे पास ही में किसी स्लाइम की प्रेजेंस महसूस हो रही है और इसके बाद वो काइतो को उस ओर ले जाने लगती है और वहाँ काइतो को एक स्लाइम मिलता है। काइतो सिल्फी से कहता है कि वो उस स्लाइम को मारे। सिल्फी उस स्लाइम के पास जाकर वहाँ पर अपनी मैजिक पावर डिवाइन लाइटनिंग से अटैक करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो देख काइतो के भी होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्फी काइतो से 17 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी सिल्फी काइतो से कहती है, मास्टर वो क्या है कि मुझे भूख लगी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिल्फी जेम स्टोन्स खाती है। सो अब काइतो सिल्फी को वो जेम स्टोन खिला देता है। जेम स्टोन खाने के बाद सिल्फी काइतो को एक और स्लाइम के बारे में बताती है और उस ओर उसे ले जाने लगती है। लेकिन तभी काइतो कहता है, तुम मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट कर सकती हो, है ना? और जब तुम अपनी पावर्स का यूज करती हो तो तुम्हें भूख लगती है और भूख लगने पर तुम जेम स्टोन्स खाती हो। सिल्फी कहती है, हाँ। सो अब काइतो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, स्लाइम कहाँ पर है सिल्फी? सो अब सिल्फी उसे वहाँ लेकर जाती है और वहाँ आने के बाद काइतो वहाँ पर काफी सारे स्लाइम्स को अपने स्प्रे से मारने लगता है।
ये सही है, सिल्फी स्लाइम्स का पता लगाएगी और मैं उन्हें मारता जाऊंगा। और काफी सारे स्लाइम्स को मारने की वजह से काइतो का लेवल अप होता है और अब वो लेवल 4 पर आ चुका है और उसे एक टाइटल भी मिल जाता है, स्लाइम स्लेयर। और ये टाइटल उन्हीं को मिलता है जो स्लाइम्स को मारने में माहिर हो जाते हैं। और अब से जब भी काइतो स्लाइम से लड़ा करेगा उसके स्टेटस 50% अप हो जाएंगे। काइतो को तो ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ सिल्फी उसकी काफी तारीफ करती है, जिससे काइतो खुश हो जाता है और कहता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेकिन ये बात सुन सिल्फी पूछती है, आप मुझे फिर से सम्मन करोगे ना मास्टर? वो कहता है हाँ बिल्कुल करूंगा। और यहाँ वो सिल्फी से वादा कर देता है, जिससे सिल्फी खुश हो जाती है और इसके बाद वो सिल्फी को फिर से कार्ड में वापस बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज काइतो ने काफी सारे स्लाइम्स को मारा है, जो देख ये लड़की भी हैरान हो जाती है। काइतो कहता है आज मुझे कुछ ज्यादा ही स्लाइम्स मिल गए, मेरी किस्मत अच्छी थी। वो लड़की कहती है सच में आज तो तुमने बहुत सारे स्लाइम्स को मार लिया। और इतने सारे जेम स्टोन्स के बदले में काइतो को 15,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद हम काइतो को उसके रूम में देखते हैं और वो सिल्फी के बारे में ही सोच रहा था, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, हम दोनों साथ में मिलकर सेकंड फ्लोर पर भी जा सकते हैं। और इसी बारे में सोचते हुए वो सो जाता है और फिर वो सपना देखता है। वो हारुका के साथ में टीवी देख रहा था, क्योंकि डंजन नंबर 37 में हारुका के पापा थे। एक रिपोर्टर उनसे पूछती है इस डंजन के बारे में आपका क्या कहना है? वो कहते हैं हम इस डंजन के बारे में और भी पता लगाएंगे। और हारुका के पापा एक टीम के कैप्टन होते हैं और उन्हें डंजन नंबर 37 का हीरो कहा जाता है। और इसके बाद काइतो जाग जाता है और सुबह होते ही काइतो डंजन में आ जाता है। इस बार वो अपने साथ एक तलवार और शील्ड लेकर आया था और वो आया है सिल्फी के साथ सेकंड फ्लोर पर। मैं इस डंजन के अंदर जाऊंगा और एक दिन मैं डंजन के इस रहस्य को सभी के सामने लाऊंगा। मैं हारुका के पापा की तरह एक हीरो बनूंगा। और इसके बाद काइतो सिल्फी के साथ सेकंड फ्लोर पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि काइतो काफी ज्यादा घबराने लगता है, वो पूरा कांप रहा था। अब काइतो की ऐसी हालत देख सिल्फी उसका हाथ थाम लेती है, जिससे काइतो डरना बंद कर देता है। इसके लिए शुक्रिया सिल्फी। लेकिन इसके बाद सिल्फी बताती है कि उसे एक गॉब्लिन सेंस हो रहा है और ये बात सुन काइतो वहाँ से भागने लगता है, ये कहते हुए मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन तभी वो हारुका के पापा को याद कर रुक जाता है। नहीं, मैं इस तरीके से नहीं भाग सकता, आखिर मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। और इसके बाद काइतो खुद में थप्पड़ मारकर खुद को समझाने लगता है, जिससे उसके गाल फूल जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपनी वुडन स्वॉर्ड से गॉब्लिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उस गॉब्लिन को देखते हैं और यहाँ पर काइतो इस गॉब्लिन को हराने के लिए सिल्फी को भेज देता है। लेकिन सिल्फी के हमला करने से पहले ही काइतो उसके सामने आ जाता है। माफ करना सिल्फी, लेकिन मैं खुद इसका सामना करूंगा। लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। अब इसके बाद काइतो उस गॉब्लिन पर हमला करता है, लेकिन गॉब्लिन इस हमले को आसानी से डॉच कर देता है और इसके बाद काइतो पर ही हमला कर देता है। लेकिन काइतो अपने शील्ड से उसे रोकने लगता है और इसके बाद वो अपना पूरा जोर लगाकर उस गॉब्लिन को दूर फेंक देता है और इसके बाद अपनी तलवार से वार करता है। लेकिन वो गॉब्लिन काइतो से ज्यादा समझदार था, इसीलिए उस हमले को रोक लेता है और इसके बाद काइतो को धक्का देकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी काइतो अपने स्प्रे से उस गॉब्लिन की आंखों पर वार करता है, जिससे उस गॉब्लिन की आंखें जलने लगती हैं और अब उस गॉब्लिन को कुछ दिखाई नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठाकर काइतो गॉब्लिन पर वार करने के लिए जाता है, लेकिन एक पत्थर से पैर टकरा जाने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गलती से ही उसका ये हमला गॉब्लिन में जाकर लगता है, जिससे वो गॉब्लिन खत्म हो जाता है। लेकिन भैया काइतो तो काफी ज्यादा घबरा चुका था और इसके बाद काइतो उस गॉब्लिन के जेम स्टोन को ले लेता है और तभी सिल्फी कहती है आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो मास्टर। और तभी अचानक काइतो ग्लो करता है, क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है, लेवल 5, और अब उसे एक न्यू स्किल भी मिल जाती है, गॉब्लिन स्लेयर टैम्प वो होते हैं जो गॉब्लिन्स के डर पर काबू कर लेते हैं। लेकिन काइतो की ये स्किल टेम्पररी है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर से गॉब्लिन्स का डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ ये दोनों आगे बढ़ने का तय करते हैं
और अब ये दोनों एक साथ मिलकर गॉब्लिन्स का सामना करने लगते हैं। और अब काइतो काफी आसानी से गॉब्लिन्स को मार पा रहा था, जिससे उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए ये दोनों बातें करने लगते हैं। सिल्फी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझे इस डंजन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए मैं आपके ज्यादा काम नहीं आ सकती। सो काइतो कहता है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ मिलकर इस डंजन के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। आगे जब काइतो एक गॉब्लिन का सामना करता है, तभी सिल्फी उस पर अपनी लाइटनिंग से हमला करती है और इस गॉब्लिन के जेम स्टोन को काइतो सिल्फी को खिला देता है। और इसके बाद काइतो इस लड़की के पास इन गॉब्लिन्स के जेम स्टोन्स को लेकर आता है। आज तुम पहली बार सेकंड फ्लोर पर गए और इतने सारे गॉब्लिन्स को हरा भी दिया, वाह। काइतो कहता है, अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि संडे के दिन काइतो पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और उसकी बॉडी काफी दर्द कर रही है। अगले दिन काइतो की हालत देख हारुका कहती है, तुम डंजन में गए थे, है ना? वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हारुका पूछती है, तो फिर तुम्हारी बॉडी दर्द क्यों कर रही है? काइतो कहता है कि उसे अच्छी बॉडी बनानी है, इसीलिए उसने कुछ ज्यादा ही जिम कर ली। हारुका उसकी इस बात पर यकीन कर लेती है। मुझे नहीं लगता कि मस्कुलर बॉडी तुम पर सूट करेगी। इसके बाद हम क्लास में कुछ लड़कियों को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं। हे, तुम्हें पता है एक नई डांस सिबलिंग्स की मूवी आने वाली है और मैं तुम्हें इस मूवी के बारे में बता देता हूँ। ये एक लव स्टोरी है और ये मूवी तब बनी थी जब इस दुनिया में डंजन अपीयर हुए थे। ये कहानी दो भाई बहन की है जो गवर्नमेंट की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डंजन एक्सप्लोरेशन स्क्वाड के इलाइट थे, यानी ये दोनों डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक खतरनाक गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाता है। सो ये लड़की उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी इस लड़के के पीछे एक और भी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस पर ये लड़का अपनी फायर बीम से हमला करके उसे हरा देता है। और इसके बाद ये दोनों डंजन के और भी अंदर जाने लगते हैं, डंजन के रहस्य को सुलझाने के लिए, ताकि दुनिया वालों को डंजन में जाने से डर न लगे। लेकिन इसके बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये लड़का बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जो देख ये लड़की गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे हरा देती है। और इसके बाद अपने भाई की हालत देखती है, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। मेरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये देख मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसके बाद वो शायद से दम तोड़ देता है। सो अब उसकी बहन एक पोशन निकालती है और उसे अपने भाई को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई तो हिल ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो उस पोशन को अपने मुंह में लेकर उसे अपने भाई को पिलाने लगती है। और यही थी इस मूवी की कहानी। और ये लड़कियां इसी के सीक्वल के बारे में बात कर रही हैं। वहीं काइतो अपने दोस्तों को बताता है कि अब वो गॉब्लिन्स का शिकार करने लगा है। जो बात सुन उसके दोस्त कहते हैं कि तू तो बड़ा इम्प्रेसिव है यार, इतनी जल्दी गॉब्लिन्स पर आ गया। काइतो कहता है कि हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। अब इसके बाद हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है और इस बार काइतो और सिल्फी एक अलग रास्ते पर जाते हैं। दोनों साथ में कुछ गॉब्लिन्स को हराते हैं और इसके अगले दिन काइतो एक रॉड लेकर आता है, जिससे वो आसानी से गॉब्लिन को हरा देता है। लेकिन डंजन में इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से वो अपनी क्लास के दौरान सोता रहता है और यही सिलसिला चलता रहता है। और अब काइतो लेवल 10 पर आ जाता है और उसे गॉब्लिन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। और इसी के साथ काइतो को गॉड्स ब्लेसिंग भी मिलती है और गॉड्स ब्लेसिंग से काइतो के स्टेटस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। काइतो को लगता है कि उसे एक ओपी स्किल मिल गई है और इसके बाद वो सिल्फी के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसे ये स्किल सिल्फी की वजह से ही मिली है। ये स्किल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। और इसके बाद काइतो सिल्फी का हाथ पकड़ के कहता है, सच में तुम्हारे साथ काम करके मैं बहुत खुश हूँ। सिल्फी कहती है, अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ मास्टर। अब इस प्यारी वार्तालाप के बाद इनका सामना एक स्केलेटन से होता है, लेकिन ये ग्लो कर रहा है और ग्लो करने का मतलब है कि ये एक रेयर मॉन्स्टर है। अब इसके बाद सिल्फी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेती है, जिससे ये स्केलेटन उन पर हमला नहीं कर पाता। और तभी काइतो इस पर अपनी रॉड से हमला करता है, लेकिन इससे उस स्केलेटन को कुछ नहीं होता। इसीलिए सिल्फी उस स्केलेटन पर अपनी डिवाइन लाइटनिंग से हमला करती है और इस हमले से वो स्केलेटन खत्म हो जाता है। और इससे काइतो को एक रेड कलर का जेम स्टोन मिलता है। लेकिन यहाँ सिल्फी को भूख लगाती है। काइतो भी सोचता है कि इसने अपनी काफी ताकत का इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो इस जेम स्टोन को सिल्फी को खिला देता है, जिससे सिल्फी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
वहीं काइतो सोचता है कि आखिर इसकी कीमत क्या रही होगी और उसे इस लड़की से पता चलता है कि उस रेड जेमस्टोन की कीमत 2 मिलियन थी। और ये बात सुन काइतो के तोते उड़ जाते हैं। बेचारा काइतो, इसके साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। अब इसके बाद रात में भी वो इस बात का शोक मनाता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है सिल्फी ने मॉन्स्टर्स को हराने में मेरी बहुत मदद की है, तो उसका वो हक बनता था और मेरा भी लेवल काफी अप हो चुका है। शायद से मुझे 3rd फ्लोर पर जाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वहाँ और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। क्या करूँ मैं, जाऊँ या नहीं। इसीलिए काइतो अगले दिन सिल्फी से कहता है कि आज वो अकेला जाएगा मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। ये बात सुन सिल्फी कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई मास्टर, या फिर अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। काइतो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 3rd फ्लोर पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम पर ही हमेशा डिपेंड रहूंगा, जिससे मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और तुम मेरे लिए कोई गुलाम नहीं बल्कि मेरी प्यारी छोटी बहन की तरह हो। तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बना सकता हूँ? सिल्फी कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। सच में मास्टर, आप मेरी कितनी ज्यादा परवाह करते हो। और इसके बाद काइतो सिल्फी को सिल कहकर बुलाने लगता है और इससे सिल्फी भी काफी खुश होती है। लेकिन तभी सिल्फी बताती है कि उनकी ओर एक मॉन्स्टर आ रहा है। ये एक गॉब्लिन होता है, इसीलिए काइतो अकेला उसे हराने के लिए जाता है। लेकिन इस बार बेचारा मार खा के आता है और अपनी रिकवरी के लिए एक हीलिंग पोशन खरीदता है, जिसमें उसके काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर आकर वो सोचता है कि मुझे अपने लिए कुछ और इक्विपमेंट्स भी खरीदने होंगे और सिल के खाने के लिए जेम स्टोन्स का एक स्टॉक भी रखना होगा। और इसीलिए अब वो फिर से 1st फ्लोर पर आ जाता है स्लाइम्स को मारने के लिए। और जब उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है तब वो कहते हैं, तुम फिर से स्लाइम्स को मारने लगे, आखिर ऐसा क्यों? इससे पहले कि काइतो उनसे कुछ कहता, हारुका ये स्लाइम वर्ड सुन लेती है और इसीलिए काइतो यहाँ पर कुछ बहाना बना देता है कि स्लाइस चीज कितना अच्छा होता है ना। हारुका को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डंजन में हम देखते हैं कि काइतो काफी सारे जेम स्टोन्स को इकट्ठा कर चुका है और इसीलिए अब वो जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी सिल्फी को कुछ अजीब सेंस होता है और ये एक सिल्वर स्लाइम होता है। काइतो इस पर अपने जेट स्प्रे से हमला करता है, लेकिन वो स्लाइम इससे बच जाता है। लेकिन तभी सिल्फी उस पर अपनी लाइटनिंग से हमला करती है, जिससे वो स्लाइम मारा जाता है और उससे काइतो को एक और रेयर कार्ड मिलता है और ये है एक विस्काउंट क्लास डेविल। क्या मुझे एक डेविल को सम्मन करना चाहिए? कहीं इससे कोई दिक्कत ना हो जाए। और एक गॉड और एक डेविल, आखिर क्या होगा? लेकिन काइतो उसे सम्मन करने का डिसाइड कर लेता है और इसके बाद वो सम्मनिंग रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और फिर वहाँ पर बहुत ही खतरनाक आग का बवंडर आ जाता है और उसमें से एक डेविल निकलती है, बहुत ही ज्यादा विशाल। और इसके बाद वो काइतो में समा जाती है। लेकिन इसके बाद काइतो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ नहीं है और वो समझ जाता है कि हाँ भाई, फिर से ये कोई छोटी बच्ची है। और अब वो डेविल काइतो को देखती है और उसे देख काइतो के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डेविल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन तभी वो डेविल कहती है, तो तुम हो मेरे मास्टर, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन तभी काइतो के पीछे छुपी हुई सिल उस डेविल से कहती है, तुम्हें हमारे मास्टर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर वो डेविल कहती है, हम डेविल्स ऐसे ही बात करते हैं, वैसे तुम कौन हो? सो सिल बताती है, मेरा नाम सिल्फी है और मैं भी तुम्हारी तरह मास्टर की सर्वेंट हूँ। ल्यूसेरिया कहती है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे मास्टर मुझे भूख लगी है। जिस पर काइतो कहता है कि तुमने तो कोई काम किया ही नहीं। और तभी सिल्फी इन्हें एक स्लाइम के बारे में बताती है। सो अब ल्यूसेरिया अपने वेपन को सम्मन करके उस स्लाइम पर एक बहुत ही खतरनाक फायर अटैक करती है, जिससे वो स्लाइम मारा जाता है। और इसके बाद काइतो उस स्लाइम के कोर स्टोन को ल्यूसेरिया को खाने को दे देता है। लेकिन एक जेम स्टोन खाने के बाद ल्यूसेरिया एक और मांगती है, लेकिन काइतो उसे और जेम स्टोन नहीं देता, जिस वजह से वो काइतो को मक्खी चूस कहने लगती है। लेकिन तभी काइतो ल्यूसेरिया को उसकी कोरोसिव ब्रीथ से अटैक करने को कहता है, प्लीज मैं तुम्हें एक मैजिक स्टोन दूंगा। और अब इसके बाद ल्यूसेरिया अपनी कोरोसिव ब्रीथ का इस्तेमाल एक गॉब्लिन पर करती है, जिससे वो गॉब्लिन वहीं तड़प तड़प कर राख हो जाता है।
और ये देख काइतो और सिल्फी बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद उस गॉब्लिन से जो मैजिक स्टोन मिलता है काइतो उसे ल्यूसेरिया को खिला देता है और इसका स्वाद ल्यूसेरिया को और भी अच्छा लगता है। इसीलिए अब वो काइतो से और भी अंदर के फ्लोर्स में जाने को कहती है, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे उनके मैजिक स्टोन उतने ही ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। लेकिन काइतो ल्यूसेरिया को बताता है कि 3rd फ्लोर से मॉन्स्टर्स ग्रुप में आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए वहां जाने से पहले हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और यहाँ काइतो ल्यूसेरिया से ये भी पूछता है कि क्या उसे इस डंजन के बारे में कुछ पता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन तभी फिर से ल्यूसेरिया अंदर के फ्लोर में जाने को कहती है। सो काइतो कहता है हम सभी कल जाएंगे, आज तुम बहुत ज्यादा थक गई होंगी। और तभी सिल्फी भी कहती है हमारे मास्टर को तुम्हारी चिंता है, इसीलिए वो तुमसे ऐसा कह रहे हैं। और इसीलिए ल्यूसेरिया अब उनकी बात मान लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों 3rd फ्लोर में आ चुके हैं और काइतो यहाँ एक नया हथियार लेकर आया है जो कि काफी महंगा है। लेकिन तभी इनका सामना 3rd फ्लोर के 2 मॉन्स्टर्स हेल हॉर्न से होता है। सो काइतो उनमें से एक पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है और इसके बाद वो दोनों हेल हॉर्न्स काइतो पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन सिल्फी अपने बैरियर से काइतो को प्रोटेक्ट कर लेती है और इसके बाद ल्यूसेरिया अपनी हेल फायर से इन दोनों मॉन्स्टर्स पर हमला करके इन्हें खत्म कर देती है। और इसके बाद ल्यूसेरिया एक जेमस्टोन खाने के बाद काइतो से दूसरा मांगती है। काइतो कहता है जब हम कुछ और मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे उसके बाद मैं तुम्हें और जेमस्टोन दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये बात सुन ल्यूसेरिया कहती है अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी ओर 2 जंगली सुअर आने लगते हैं। तो ल्यूसेरिया इन पर अपनी हेल फायर से अटैक करती है, लेकिन एक जंगली सुअर उसकी हेल फायर से बचकर उन पर हमला करने के लिए आने लगता है। सो काइतो इस पर अपने एरो से अटैक करता है जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगता है। लेकिन इससे वो जंगली सुअर और भी ज्यादा गुस्से में आकर काइतो पर हमला करने के लिए जाने लगता है, जो देख काइतो घबराकर गिर जाता है और तभी गलती से एक और एरो शूट होकर उस जंगली सुअर में लगकर उसे खत्म कर देता है। जो देख सिल्फी कहती है मास्टर आप कितने ज्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन ल्यूसेरिया कहती है मास्टर तो डर कर गिर गए थे और वो एरो गलती से शूट हो गया। लेकिन इसके बाद ल्यूसेरिया काइतो से खाने को जेमस्टोन मांगती है और ल्यूसेरिया के इसी तरह बार बार जेमस्टोन खाने की वजह से काइतो के पास बेचने के लिए जेमस्टोन बच ही नहीं रहे। लेकिन तभी जाते हुए काइतो कुछ लड़कियों की बातें सुनता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक पार्टी बनाकर 6th फ्लोर में गई थी। और इसके बाद से काइतो के दिमाग में यही बात चलने लगती है, एक पार्टी। लेकिन तभी उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या सोच रहा है। काइतो कहता है कि अरे कुछ नहीं। लेकिन तभी हारुका वहां आकर कहती है क्या तुम सभी अपने फर्स्ट चॉइस स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि ये सभी मिडिल स्कूल के बाद किस हाई स्कूल में जाना पसंद करेंगे। और हारुका काइतो से पूछती है कहीं तुम भी मेरी तरह ओका अकेडमी में एडमिशन पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। काइतो कहता है हाँ बिल्कुल। हारुका कहती है काश हम दोनों एक साथ आगे भी पढ़ सकें, क्योंकि किंडरगार्टन से हम दोनों साथ ही हैं। लेकिन तभी एक लड़की हारुका को मदद के लिए बुलाती है, जिस वजह से हारुका वहां से चली जाती है। इसके बाद हम डंजन में देखते हैं कि ल्यूसेरिया अपनी हेल फायर से 2 हेल हॉर्न्स को खत्म कर देती है, जिस वजह से काइतो उसे एक जेम स्टोन खिलाकर कहता है तुमने बहुत अच्छा किया ल्यूसेरिया। इसके बाद सिल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग से एक जंगली सुअर को खत्म कर देती है और इसी तरह ये कुछ और मॉन्स्टर्स को भी खत्म करते हैं। और फिर काइतो इन दोनों को एक एक जेमस्टोन देता है, लेकिन ल्यूसेरिया काइतो से एक और जेमस्टोन मांगती है। सो काइतो उसे एक और जेमस्टोन खिला देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सिल्फी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। सो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ सिल। वो कहती है कि कुछ नहीं, वहाँ और भी मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन काइतो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और घर आकर वो इसी बारे में सोच रहा था। और तभी उसकी नजर इस मूवी के एक सीन पर पड़ती है जहाँ ये लड़की अपने भाई से कहती है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, किसी नए के आ जाने से वो आपको कैसे भूल सकता है। और ये बात सुन काइतो समझ जाता है कि आखिर बात क्या है। वो सोचता है कि कहीं ल्यूसेरिया और सिल्फी आपस में लड़ाई ना शुरू कर दें और उनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। और ये सब ख्याल आते ही काइतो कहता है आखिर अब मैं क्या करूं। और काइतो इस बारे में रात भर सोचता रहा, जिस वजह से अगले दिन स्कूल जाते हुए हमें और हारुका को पता चलता है कि कल रात काइतो जरा भी नहीं सोया। और इसीलिए हारुका पूछती है कि क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। सो काइतो हारुका से कहता है वो क्या है कि शिंजी और हायातो 2 ऑपोजिट पर्सनैलिटी वाली लड़कियों के काफी करीब आ चुके हैं।
जो शांत स्वभाव की लड़की है वो शरारती स्वभाव की लड़की को पसंद नहीं करती, और मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए जिससे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगें। सो हारुका कहती है तुम्हें उस शांत स्वभाव की लड़की से डायरेक्टली इस बारे में जाकर बात करनी चाहिए। और अब डंजन में काइतो सिर्फ सिल को सम्मन करके कहता है हम दोनों को बात करनी चाहिए। और ये बात सुन सिल्फी थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन तभी काइतो पूछता है तुम ल्यूसेरिया के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? सिल कहती है शुरुआत में मुझे उससे जरा डर लगता था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो कोई बुरी लड़की नहीं है और अब तो मैं उसे काफी पसंद करने लगी हूँ। ये बात सुन काइतो पूछता है तो क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो सिल्फी, और मुझे सच बताना क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम किस बात को लेकर परेशान हो? अब काइतो की बातें सुन सिल्फी काइतो को बताती है आप ल्यूसेरिया को बहुत प्यार से ट्रीट करते हो, मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे भी उसी तरह ट्रीट करो। आप ल्यूसेरिया को खाने के लिए ज्यादा जेम स्टोन्स भी देते हो। ल्यूसेरिया के आने से पहले आप मुझसे कितनी बातें करते थे, लेकिन ल्यूसेरिया के आने के बाद आपने मुझसे बातें करना कम कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बहुत सारी बातें करो। और सिल्फी को देख काइतो समझ जाता है कि ये जेलस हो रही है। ठीक है सिल, आज से मैं तुम दोनों को बराबर जेम स्टोन्स दूंगा और तुमसे ज्यादा बात भी किया करूंगा, ओके? और ये बात सुन सिल खुश हो जाती है और इसके बाद काइतो इन दोनों को बराबर जेम स्टोन खिलाता है और सिल्फी के काम की तारीफ भी करता है, जो देख ल्यूसेरिया कहती है आपने मेरे काम की तारीफ नहीं की। सो काइतो कहता है कि अरे अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता। थैंक यू ल्यूसेरिया। और तारीफ सुन ल्यूसेरिया काफी फूल जाती है। अब इसके बाद सिल अपनी डिवाइन लाइटनिंग से एक जंगली सुअर को खत्म कर देती है, जिससे उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है क्योंकि यहाँ सिल्फी का लेवल अप हो चुका है। और ये बात जानकर सिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद सिल 3 हेल हॉर्न्स को एक साथ एक ही हमले से खत्म कर देती है क्योंकि अब उसका लेवल अप हो चुका है और उसका बैरियर मैजिक भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ काइतो भी इस जंगली सुअर को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद सिल्फी को 2 जेम स्टोन मिलते हैं, लेकिन ल्यूसेरिया को एक भी नहीं क्योंकि इस बार उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बाद सिल्फी शर्माते हुए कहती है मेरा पेट अभी भी खाली है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्फी की ताकत बढ़ जाने से उसकी भूख भी बढ़ गई है और इसीलिए अब काइतो के पास ज्यादा जेम स्टोन बच ही नहीं रहे, जिस वजह से उसे मुनाफा भी कम होता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि काइतो फिर से फर्स्ट फ्लोर पर आकर स्लाइम्स को मारने लगता है और अब तक वो 25 स्लाइम्स को मार चुका है। और यहाँ वो सिल और ल्यूसेरिया से कोई काम नहीं करा रहा क्योंकि अगर वो दोनों उसकी मदद करेंगी तो उन्हें भूख लगाएगी। ये बात सुन ल्यूसेरिया कहती है तो फिर हमें बुलाया ही मत करो, जिस पर सिल्फी कहती है नहीं, मुझे तो बाहर आकर मास्टर को चीयर करना बहुत पसंद है। जिस पर काइतो कहता है तुमने सही कहा सिल्फी, तुम दोनों के मुझे सपोर्ट करने की वजह से ही मुझ में ज्यादा हिम्मत आती है, इसीलिए तुम दोनों का शुक्रिया। इसके बाद वो इन जेम स्टोन्स को बेचने के लिए इस लड़की के पास आता है। वो लड़की कहती है मुझे तो लग रहा था कि तुम अब 4th फ्लोर पर जाओगे, लेकिन तुम तो फिर से 1st फ्लोर पर जाने लगे। लेकिन काइतो यहाँ कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो घर आकर अपने लिए अच्छे इक्विपमेंट देखने लगता है क्योंकि उसके अभी के इक्विपमेंट बहुत कमजोर हैं। और यहाँ उसकी नजर एक फुल बॉडी आर्मर सूट पर पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जिस वजह से काइतो उसे नहीं खरीद पाता। अगले दिन वो फिर से स्लाइम को मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उसे एक स्पेशल स्लाइम दिख जाता है, इसीलिए वो सिल्फी और ल्यूसेरिया से कहता है हमें इसे हराना ही होगा। जिसके बाद सिल्फी और ल्यूसेरिया इसे घेर कर इस पर अपने अपने अटैक से हमला करती हैं। लेकिन इस स्लाइम से काइतो को कोई सर्वेंट कार्ड नहीं मिलता, बल्कि एक मैजिक ऑर्ब मिलता है और इसे पाकर काइतो कहता है इसके जरिए मैं अपने विजार्ड बनने के सपने को पूरा कर सकता हूँ। और इसके बाद काइतो उस मैजिक ऑर्ब को जमीन में मारकर तोड़ देता है, जिससे उसकी मैजिकल पावर काइतो के अंदर समा जाती है और अब काइतो एक वाटर स्पेल वाटर वॉल का यूज कर सकता है, जिस वजह से काइतो बहुत खुश हो जाता है। ल्यूसेरिया और सिल्फी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। इसके बाद काइतो अपनी नई ताकत को चेक करने के लिए एक हेल हॉर्न पर हमला करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो सिल्फी और ल्यूसेरिया से कह देता है कि अगर मैं इसे हरा नहीं पाया तो तुम दोनों इसे संभाल लेना। इसके बाद काइतो सिल्फी के बैरियर के अंदर से उस हेल हॉर्न पर वाटर वॉल का अटैक करता है
लेकिन इस अटैक से उसे खरोश तक नहीं आती और इसके बाद वो हेलहॉन्ड काइतो पर हमला कर देता है, जो देख काइतो घबराकर नीचे गिर जाता है और तभी ल्यूसेरिया अपनी हेल फायर से उस हेलहॉन्ड को खत्म कर देती है। बेचारा काइतो, उसका स्पेल किसी काम का नहीं है। सो सिल्फी उससे कहती है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपका स्पेल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ल्यूसेरिया भी उसे इंकरेज करती है। इसके बाद हम काइतो को एक पार्क में देखते हैं, बिल्कुल अकेला। लेकिन तभी अचानक उसके पास हारुका आ जाती है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? काइतो कहता है, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रिंसेस डंजन मूवी देखी, लेकिन जितना मैंने सोचा था वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हारुका कहती है, उसे तो बहुत हाई रिव्यू मिल रहे हैं। अब इसके बाद काइतो और हारुका एक साथ घर की ओर जाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हारुका इस वक्त अपनी ट्यूशन क्लास से आ रही है। काइतो हारुका से कल के लिए शुक्रिया कहता है। मैंने कल उससे डायरेक्टली जाकर बात की और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये बात सुन हारुका कहती है, तो तुम कल अपने बारे में पूछ रहे थे? वो कहता है, नहीं, मैंने सिंजी और हयातो के बारे में पूछा था। ये बात सुन हारुका काइतो को गुड नाइट कहकर अपने घर चली जाती है। और घर के अंदर हम देखते हैं कि हारुका काइतो के ऊपर जरा गुस्सा होती है और काइतो भी इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी सिल्फी की तरह जेलस है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अब मैं अपने उस कमजोर से स्पेल के साथ आखिर करने क्या वाला हूँ? तुम सभी ये सब अगले एपिसोड में जान पाओगे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम काइतो को देखते हैं, जो अपनी वाटर बॉल का यूज करके एक हमला करता है। लेकिन ये हमला बहुत ही स्लो होता है। लेकिन अगली बार कोशिश करने पर काइतो एक फास्ट वाटर बॉल का अटैक कर लेता है। लेकिन ज्यादा मैजिक पावर यूज करने की वजह से काइतो बहुत थक जाता है। और अगले सीन में हम थके हुए काइतो को उसके रूम में देखते हैं। लेकिन यहाँ काइतो हारुका के पिता कैप्टन कात्सुरागी को याद करता है, क्योंकि उसका सपना उन्हीं की तरह एक हीरो बनने का है। और इसके बाद अगला दिन आता है और काइतो तय करता है कि चाहे कुछ हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और इसके बाद हम काइतो को फिर से डंजन में देखते हैं, जो अपने वाटर बॉल अटैक की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन कुछ हमले करने के बाद वो थक जाता है। लेकिन क्योंकि उसने तय किया है कि वो हार नहीं मानेगा, इसके बाद वो वाटर बॉल का शेप बदलकर उसे एक क्यूब का आकार देने की कोशिश करने लगता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, जो देख सिल्फी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद काइतो उसे कुछ और आकार देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और थक कर वहीं गिर जाता है। और यहाँ ल्यूसेरिया कहती है, ये तो होना ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइतो डंजन से जाने लगता है। लेकिन तभी काइतो गिरने ही वाला था कि एक लड़की उसे संभाल लेती है और ये इन 3 लड़कियों का ग्रुप होता है। ये बीच वाली लड़की पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहने के बाद काइतो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये लड़की उसे ही देखे जा रही थी। और मैं तुम्हें बता दूं, इस लड़की का नाम एरी है, बीच वाली का मीकू और इसका हिकारेन। और काइतो को देख ये 3 लड़कियां समझ जाती हैं कि इसने डंजन में कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन इसी वजह से ये तीनों भी तय करती हैं कि हम भी अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे। लेकिन इसके बाद स्कूल में क्लास के दौरान हम देखते हैं कि काइतो सो रहा है, इसीलिए उसकी टीचर उसे जगाती हैं और अचानक ही काइतो कुछ अजीब ढंग से जागता है, जिस वजह से पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। लंच के दौरान काइतो के पास उसके दोस्त आते हैं। काइतो उन्हें बताता है कि वो डंजन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से काफी ज्यादा थका रहता है। लेकिन तभी वहाँ हारुका आ जाती है और वो काइतो से कहती है, क्या तुम डंजन में जाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? काइतो कहता है कि अरे नहीं, मैं तो डांसिंग की ट्रेनिंग करता हूँ। हारुका उसकी बात मान लेती है और कहती है, ट्रेनिंग करना तो ठीक है, लेकिन खुद को इतना ज्यादा पुश मत करो। और ये कहने के बाद हारुका वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम काइतो को डंजन में देखते हैं, जो अपनी वाटर बॉल का यूज करके एक गॉब्लिन पर हमला करता है। वो वाटर बॉल उस गॉब्लिन के मुंह पर फंस जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और वहीं मर जाता है। जो देख सिल्फी कहती है, आप कितनी समझदारी से इस स्किल का यूज कर रहे हो। ल्यूसेरिया कहती है, वाह, तुम्हारे अंदर भी दिमाग है। लेकिन यहाँ काइतो देखता है कि कुछ वक्त से उसका लेवल अप नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उसे 3rd फ्लोर के मॉन्स्टर्स से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना बंद हो गए हैं, जिसका मतलब है अब ये सभी 4th फ्लोर पर जाएंगे। और 4th फ्लोर पर जाने के लिए काइतो डिसाइड करता है कि वो अपने लिए उस आर्मर को खरीद लेगा जिसे उसने ऑनलाइन देखा था।
अगले सीन में हम काइतो को उसी आर्मर में देखते हैं। सिल्फी को तो ये आर्मर पसंद आता है, लेकिन ल्यूसेरिया को ये काफी भद्दा लगता है और उसे नहीं लगता कि ये काइतो के किसी काम आने वाला है। तो काइतो बताता है कि ये कार्बन नैनो ट्यूब सूट उसे हर एक हमले से बचाएगा, लेकिन ये काफी पतला है तो मुझे दर्द तो होगा ही। ल्यूसेरिया पूछती है तब इसे खरीदने का क्या फायदा। काइतो कहता है जस्ट इमेजिन, मुझ पर अगर किसी तीर से हमला होता है तो इस सूट के बिना मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा, लेकिन इस सूट के साथ मुझे डैमेज होगा ही नहीं। और इसी के साथ मेरे पास ये ब्रेसलेट भी है जो स्पेल्स की पावर को बढ़ा देता है। ये बातें सुन सिल्फी कहती है आप शॉपिंग करने में भी कितने समझदार हो मास्टर। लेकिन दोस्तों काइतो ने अब तक इनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं किया कि ये चीजें कितनी काम करेंगी। लेकिन इसके बाद काइतो उन्हें एक पोशन दिखाता है, लेकिन ल्यूसेरिया उसे ना देखते हुए सिल्फी को वहाँ से ले जाने लगती है। अरे ये भले ही लो लेवल पोशन हो, लेकिन ये काफी महंगा है। अगले सीन में हम इन तीनों को 4th फ्लोर पर देखते हैं और यहाँ आते ही सिल्फी बताती है मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक महसूस हो रहा है। और अगले ही सीन में ये दोनों उस मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाती हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक कॉकरोच होता है। और इससे पहले कि काइतो उनसे कुछ कहता, वो दोनों अपने अपने अटैक से उस कॉकरोच को मारने लगती हैं। सो काइतो भी तुरंत उनके पास जाने लगता है। अरे मुझे यहाँ पीछे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि ल्यूसेरिया और सिल्फी उस कॉकरोच को मार चुकी हैं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। लेकिन तभी ये दोनों कुछ आवाज सुनकर फिर से हमला करने ही वाली थीं। लेकिन जैसे ही ये देखती हैं कि वो काइतो है, सिल्फी काइतो के पास जाकर डर के मारे रोने लगती है। काइतो कहता है शायद से तुम दोनों काफी ज्यादा डर गए हो। ल्यूसेरिया कहती है डेविल्स ऐसे मामूली कीड़ों से डरते नहीं हैं। लेकिन तभी सिल्फी कहती है मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी इजाजत के बिना ही हमले करना शुरू कर दिया। काइतो कहता है मैं तुम दोनों पर गुस्सा नहीं हूँ, तुम दोनों की वजह से ही हम पलक झपकते 5th फ्लोर पर आ गए हैं। यानी कि दोस्तों सिल्फी और ल्यूसेरिया ने कॉकरोच के डर की वजह से 4th फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है और उनके कोर्स यानी जेम स्टोन्स को काइतो कलेक्ट कर चुका है। लेकिन जब ल्यूसेरिया और सिल्फी इन जेम स्टोन्स को खाती हैं तो उन्हें इनका स्वाद बहुत ही बुरा लगता है। वैसे अब ये सभी 5th फ्लोर पर आ चुके हैं, इसीलिए काइतो सिल्फी से पूछता है कहीं हमारे आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं। सो सिल्फी उसे बताती है कि हमारे पास ही में 2 मॉन्स्टर्स हैं और ये 2 मॉन्स्टर्स होते हैं मडमैन और सैंडमैन। और जब काइतो इन दोनों पर अपने एरोस से हमला करता है तो दोनों ही बार वो एरोस इनकी बॉडी के आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर्स मिट्टी और कीचड़ से बने हैं। और इसके बाद जैसे ही सैंडमैन काइतो पर हमला करता है, सिल उसे अपने बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेती है। और इसके बाद ल्यूसेरिया उन दोनों पर अपनी हेल फायर से हमला करके एक बहुत बड़ा धमाका करती है और वो दोनों मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ काइतो सोच रहा था इस फ्लोर के मॉन्स्टर्स पर फिजिकल अटैक कोई काम नहीं करते, यानी कि मैं यहाँ किसी काम का नहीं हूँ, मुझे हर बार इन दोनों की मदद लेनी होगी। इसके बाद काइतो इन दोनों को जेम स्टोन खाने को कहता है, लेकिन उन्हें ये कॉकरोच वाले जेम स्टोन्स नहीं खाने, इनका स्वाद बहुत बुरा होता है। इसके बाद ये तीनों फ्लोर के और अंदर आते हैं, लेकिन इन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। लेकिन तभी काइतो देखता है कि सिल्फी चलते चलते रुक गई है। वो पूछता है कि क्या हुआ। सिल्फी बताती है कि उसे यहाँ से कुछ बड़ा ही अजीब सेंस हो रहा है। काइतो कहता है ये तो बस एक चट्टान है, लेकिन सिल्फी को इस चट्टान के अंदर से माना डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन ल्यूसेरिया को कुछ भी सेंस नहीं हो रहा, इसीलिए काइतो यहाँ चेकिंग करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। सो सिल्फी काइतो से कहती है कि क्या वो यहाँ चेक कर सकती है। और इसके बाद सिल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग का यूज करके उस चट्टान को तोड़ देती है, जिससे इन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। ये तीनों इसके अंदर जाने लगते हैं। काइतो कहता है ये एक हिडन डंजन है, हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो, इसीलिए जरा संभल कर चलना। लेकिन तभी ल्यूसेरिया एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है, जिससे एक तीर सीधा आकर काइतो में लगता है, जिससे बेचारे काइतो को बहुत दर्द होने लगता है। सिल्फी और ल्यूसेरिया यहाँ पूछती हैं आप ठीक तो है ना मास्टर। लेकिन काइतो को ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से ल्यूसेरिया एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है, जिससे एक और तीर काइतो में लगने ही वाला था। लेकिन तभी काइतो उसे डॉच करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसे बिजली का झटका लगता है और वो वहीं गिर जाता है, जो देख सिल्फी तो रोने लगती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हमले से काइतो को कुछ नहीं होता। ल्यूसेरिया कहती है, तुम ऐसी हरकतें करके हमें परेशान क्यों करते हो? काइतो पूछता है, क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? वो कहती है, नहीं, तुम्हारे बारे में कौन ही फिक्र करेगा। लेकिन सिल्फी कहती है कि इसे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। इसके बाद ये तीनों एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं। इसे देखकर ही काइतो घर जाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे रोक लेती हैं। सो काइतो अब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये दरवाजा हिलता तक नहीं। लेकिन इसके बाद सिल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग से दरवाजे में एक गड्ढा कर देती है। अंदर आते ही सिल्फी बताती है कि यहाँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है। और इसके बाद काइतो अपने सामने देखता है कि यहाँ एक जाइंट स्लाइम और एक ऑग्रे है, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। काइतो कहता है, अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते। सिल, ल्यूसेरिया, हमें इन्हें हराना होगा। इसके बाद ल्यूसेरिया और सिल्फी एक साथ ऑग्रे पर अटैक करती हैं, जिससे एक काफी पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। लेकिन भाई इससे उस ऑग्रे को खरोच तक नहीं आती, और इसके बाद वो ऑग्रे इन पर हमला कर देता है। लेकिन सिल्फी का बैरियर इन सभी को बचा लेता है। इसके बाद काइतो ल्यूसेरिया को उस स्लाइम से लड़ने को कहता है, और ये दोनों खुद इस ऑग्रे से लड़ने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इस पर मैजिक अटैक्स काम नहीं करते, इसीलिए काइतो इस पर अपने एरोस से हमला करने लगता है, जिससे इसे काफी डैमेज भी होने लगता है। लेकिन 2-3 हमले करने के बाद काइतो के तीर खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद वो ऑग्रे इनके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर ल्यूसेरिया को उस स्लाइम को हराने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उस पर भी मैजिक अटैक्स काम नहीं कर रहे। अब ये सब देख काइतो उस ऑग्रे पर वाटर बॉल का हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्रेसलेट की वजह से वो वाटर बॉल आइस बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद वो इन्हीं हमलों को ऑग्रे पर करने लगता है, जिससे ऑग्रे को डैमेज पहुंचता है। लेकिन अगर काइतो ऐसा ही करता रहा तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो इस आइस को नुकीला बनाकर ऑग्रे के सिर में मारता है, जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और इसके बाद काइतो के दूसरे हमले से वो ऑग्रे वहीं खत्म हो जाता है, और अब बचा है वो स्लाइम, जिससे लड़ने में ल्यूसेरिया को काफी परेशानी आ रही थी। सो सिल्फी और काइतो उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। काइतो कहता है, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। इसके बाद काइतो अपनी शील्ड से उस स्लाइम को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काइतो की शील्ड यहाँ पिघलने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सिल्फी अपने डिवाइन स्पीयर को सम्मन करके एक हमला करती है, डिवाइन स्पीयर रेजुनेट, और अगले ही पल में बिजली की रफ्तार के साथ उस स्लाइम के बीच में से टुकड़े कर देती है, जिससे वो स्लाइम फट जाता है। लेकिन काइतो देखता है कि इस स्लाइम की एचपी जरा भी कम नहीं हुई, लेकिन उस स्लाइम के एसिड की वजह से काइतो थोड़ा इंजर्ड हो गया है। वो सोचता है कि शायद से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे कैप्टन कासुरागी का ख्याल आता है। और अब काइतो कहता है, अगर मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ तो मैं हार नहीं मान सकता। और इसके बाद काइतो उस स्लाइम के हमलों से बचता हुआ उसके पास जाकर उस पर अपने स्प्रे से हमला करने लगता है। और जब वो स्लाइम काइतो पर एसिड डालने की कोशिश करता है, तब सिल्फी उसे अपने बैरियर से बचा लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर में काइतो के स्प्रे की गैस खत्म हो जाती है, जिसके बाद काइतो अपने बैग में से 2 बड़े जेट स्प्रे निकालता है और उस स्लाइम पर हमला करने लगता है, जिससे उस स्लाइम को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचने लगता है। और देखते ही देखते उस स्लाइम की पूरी पावर खत्म हो जाती है, और वो भी खत्म हो जाता है। और ऐसा होते ही सिल्फी और ल्यूसेरिया खुशी के मारे काइतो के गले लग जाती हैं। लेकिन क्योंकि बेचारा काइतो इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वो एक पोशन निकालकर उसे पी लेता है, जिससे उसका घाव हील हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में ल्यूसेरिया ग्लो करने लगती है, यानी कि ल्यूसेरिया का लेवल अप हो चुका है, वो लेवल 2 पर आ चुकी है। इसके बाद काइतो अपना स्टेटस देखता है, वो लेवल 15 पर आ चुका है, और उसे बिग स्लाइम स्लेयर का टाइटल भी मिल चुका है, जिससे वो काफी खुश होता है। जिसके बाद ये उन मॉन्स्टर्स के जेम स्टोन्स उठाने लगते हैं। ऑग्रे से काइतो को एक रेड स्टोन मिलता है, लेकिन उस जाइंट स्लाइम से काइतो को एक मैजिक स्वॉर्ड बेलजार्ड मिलती है, यानी एक रेयर आइटम। लेकिन भैया ये साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है, बिल्कुल किसी चाकू जितनी। इसके बाद काइतो उस रेड स्टोन को बेचने के लिए आता है, और वो उसे बताता है कि ये रेड स्टोन उसे 5th फ्लोर में मौजूद एक हिडन डंजन में मिला था। और इसके बाद काइतो इस लड़की को उस हिडन डंजन की लोकेशन बताता है। वैसे इस रेड जेम स्टोन के बदले में काइतो को काफी ज्यादा हाई प्राइस मिलने वाला है, जिससे काइतो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है, क्या तुम अगले हफ्ते होने वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे?
एक ऐसा इवेंट जिसमें ग्रुप्स 7th फ्लोर में जाएंगे उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। काइतो कहता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद वो स्कूल आकर इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है। 6th फ्लोर क्लियर करने के बाद तुम एंट्रेंस से ही वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हो, इसीलिए मैं जल्द से जल्द उस फ्लोर को क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे 7th फ्लोर के इवेंट के लिए मैं एक पार्टी में हिस्सा लेने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ हारुका आकर पूछती है, पार्टी? क्या तुम डांसिंग पार्टी की बात कर रहे हो? काइतो कहता है हाँ। सो हारुका कहती है, क्या तुम मुझे उस पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करोगे? वो कहता है हाँ, और इसके बाद हारुका वहाँ से चली जाती है और काइतो कहता है शायद से अब मुझे डांस करना सीखना होगा। इसके बाद हमें उसी इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहां काइतो देख रहा था कि वो किस पार्टी में है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां उसकी पार्टी मेंबर्स हैं। और इसके बाद ये तीनों लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। मेरा नाम एरी जिंगूजी है, मैं मिकू मोरियामा और मैं हिकारी तनाबे। काइतो भी उन्हें अपना नाम बताता है, मैं काइतो ताकागी हूँ। तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। वैसे यहाँ ये तीनों लड़कियाँ काइतो को पहचान नहीं पाई कि ये काइतो से पहले भी मिल चुकी हैं। काइतो भी इन्हें पहचान नहीं सका और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हारुका का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पिता से कहती है आज जल्दी घर आ जाना। उसके पिता कहते हैं ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि हम साथ में डिनर करेंगे। जिसके बाद उसके पिता चले जाते हैं और वो अपने पिता को बाय बाय कहती है और अगले ही पल में हारुका का ये ख्वाब टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका तैयार होकर अपनी दोस्त के घर जाने वाली है उसके साथ पढ़ने के लिए, और जाते हुए वो सोचती है क्या आज भी काइतो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा होगा। दूसरी ओर हमें डंजन में होने वाले इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सभी पार्टीज एक ट्रांसफर गेट के जरिए अपने अपने मिशन के लिए जा रही होती हैं। इसके बाद हम काइतो की पार्टी को देखते हैं जहां ये चारों जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद एक टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट किया जाता है और ये चारों यहाँ से गायब हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुँचते हैं, फ्लोर नंबर 6 के ट्रांसफर गेट पर। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि किस तरह ये सभी कितने ज्यादा नर्वस थे। इसके बाद एक आदमी इन्हें बताता है कि आज का इवेंट 3 घंटे तक चलेगा और यहीं ट्रांसफर गेट के पास में एक कन्वीनियंस स्टोर भी होता है और यहाँ से काइतो काफी सारे स्प्रे खरीदता है। काइतो पूछता है तुम सभी को अपने लिए कुछ नहीं लेना? जिस पर ये लड़कियां बताती हैं कि इनके पास एक मैजिक बैग है जिसके अंदर ये तीनों अपना अपना सामान रख सकती हैं। काइतो कहता है लेकिन ये तो बहुत महंगे होते हैं। जिस पर ये तीनों लड़कियां बताती हैं कि इन्हें ये मैजिक बैग इनके पेरेंट्स ने खरीद कर दिया है। काइतो समझ जाता है कि ये तीनों काफी मालदार पार्टी हैं। वैसे इसके बाद एरी अपने बैग में से अपना वेपन निकालती है, जिसके बाद ये चारों तैयार हो जाते हैं 7th फ्लोर पर जाने के लिए। इसके बाद ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं और हमें पता चलता है कि 7th फ्लोर पर ज्यादातर गोलेम आते हैं, लेकिन तभी अचानक ये चारों रुक जाते हैं क्योंकि इनके सामने से कुछ और लोग आ रहे थे और ये सभी डंजन को साफ करने का काम करते हैं। यहाँ ये सभी एक दूसरे को हेलो हाय गुड बाय थैंक यू बोलते हैं। वैसे इसके बाद काइतो एरी से उसका लेवल पूछता है जो कि 18 होता है। वहीं हिकारी और मिकू का लेवल 15 होता है, लेकिन हिकारी की MP 75 होती है जो कि काइतो की MP से दोगुनी होती है। लेकिन तभी अचानक इन चारों को कुछ आवाज आती है और अचानक ही वहाँ पत्थरों से एक गोलेम बन जाता है, एक स्टोन गोलेम। इसे देखते ही ये चारों इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एरी सभी को उनका काम बताती है और इसके बाद एरी उस गोलेम पर हमले करने लगती है और कुछ हमलों के बाद वो गोलेम वहीं पर खत्म हो जाता है। काइतो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एरी ने कितनी आसानी से 7th फ्लोर के मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन इसके बाद इनके सामने एक ब्रॉन्ज गोलेम आ जाता है। ये देख एरी हिकारी को एक इशारा करती है, जिसके बाद हिकारी एक स्पेल का यूज करके नीचे की जमीन को दलदला कर देती है, जिस वजह से वो गोलेम उसी में धंसने लगता है। इसके बाद मिकू एक स्पेशल कार्ड निकालती है और इसमें से वो सम्मन करती है विंड स्पिरिट, लेकिन ये एक जानवर होता है और इसका नाम स्नैच है। स्नैच इस गोलेम के हमलों से बचता हुआ इस पर विंड के स्किल से हमला करता है, लेकिन इससे इस गोलेम को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। सो हिकारी एक फायर स्पेल से उस पर हमला करती है और इसके बाद एरी उस गोलेम पर
आखिरी हमला करती है, जिससे उस गोलेम की एमपी पूरी खत्म हो जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये सभी इस बात की खुशी मना पाते, इनके पीछे एक आयरन गोलेम आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा होता है और ये हिकारी और मीकू पर हमला करने ही वाला था कि तभी उन्हें बचाने के लिए एरी आ जाती है। इसके बाद एरी अपना पूरा जोर लगाकर उस गोलेम पर हमला करती है, लेकिन उससे उस गोलेम को कुछ भी नहीं होता। और अब जैसे ही एरी उस गोलेम से दूर जाती है, हिकारी उस पर फायरबॉल से अटैक करती है, लेकिन इस हमले का भी कुछ खास असर नहीं होता। जिसके बाद मीकू का स्नैच उस गोलेम के हमले से बचकर उस पर अपने विंड कटर से हमला करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और इसके बाद स्नैच उस गोलेम के एक ही हमले से घायल हो जाता है। अब ये देख काइतो को लगता है कि उसे सिल्फी और ल्यूसेरिया को सम्मन करना ही होगा, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी मैजिक स्वॉर्ड पर पड़ती है, बालजार्ड। और काइतो इस स्वॉर्ड के बारे में काफी रिसर्च कर चुका है। जितना सोचकर तुम इस स्वॉर्ड से अपने दुश्मन पर वार करोगे, इसका असर उतना ही होगा। काइतो इस स्वॉर्ड से हमला करने का तय करता है। दूसरी ओर मीकू अपने स्नैच को हीलिंग पोशन पे लाने लगती है, लेकिन तभी काइतो हिकारी से उसका अर्थ मैजिक यूज करने को कहता है और ऐसा करके हिकारी उस गोलेम के नीचे की जमीन को दलदला कर देती है। और इसके बाद काइतो एरी को इस गोलेम का ध्यान भटकाने का काम देता है और जब एरी ऐसा करती है, उतनी ही देर में काइतो इस गोलेम के पीछे आकर ये सोचते हुए इस गोलेम पर वार करता है कि मुझे इसे हराना है। और इसके अगले ही पल में ये गोलेम खत्म हो जाता है, जो देख काइतो खुश हो जाता है और मीकू और हिकारी उसकी तारीफ करती हैं। अगले सीन में हम इन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और काइतो यहाँ इन्हें बताता है कि वो मैजिक स्वॉर्ड बालजार्ड थी। इन सभी को लग रहा था कि वो कोई छोटी सी चाकू है। सो काइतो बताता है कि नहीं, मुझे वो मैजिक स्वॉर्ड एक मॉन्स्टर से मिली थी। काइतो की ये बात सुन हिकारी और मीकू एक दूसरे को कुछ इशारा करती हैं। यहाँ काइतो मीकू से कहता है, तुम्हारा स्नैच ठीक तो है ना? वो कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आगे काइतो कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी एक कार्बंकल नहीं देखा था, मैंने तो उन्हें कभी टीवी में भी नहीं देखा। जिस पर मीकू बताती है कि सर्वेंट्स कैमरे में दिखाई नहीं देते और ना ही वो फोटोज और वीडियोस में दिखाई देते हैं। और ये बात सुन काइतो को समझ आता है कि आखिर क्यों गिल्ड एम्प्लॉइज को सिल और ल्यूसेरिया के बारे में अब तक पता नहीं चला। आगे काइतो पूछता है, इसका मतलब स्नैच के बारे में सिर्फ तुम तीनों को पता होगा। मीकू बताती है कि उसे स्नैच एक ऑक्शन से मिला है और उसने गिल्ड में उसके साथ रजिस्टर भी किया है, जिस वजह से उसके बारे में हर कोई जानता है। वैसे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से इन सभी को ये झुनझुने जैसी चीज मिली है। मीकू और हिकारी इन्हें अपने मैजिक बैग्स में लगाने का डिसाइड करती हैं, लेकिन तभी एरी पूछती है, काइतो क्या तुम आगे भी हमारी पार्टी का हिस्सा बनना चाहोगे? और एरी की बात से मीकू और हिकारी भी राजी थी। एरी यहाँ बताती है कि हर 5 फ्लोर्स के बाद एक ट्रांसफर गेट आता है। इसका मतलब अगला इवेंट 11th फ्लोर के लिए होगा। तो क्या तुम वहाँ हमारे साथ चलोगे? काइतो कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा एक्सप्लोरर हूँ। जिस पर ये तीनों लड़कियाँ कहती हैं कि मामूली होने में आखिर क्या ही हर्ज है, अगर तुम चाहो तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी काइतो के जहन में सिल्फी और ल्यूसेरिया आती हैं और काइतो यहाँ सोचता है, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं 2 छोटी लड़कियों के साथ डंजन में जाता हूँ तो पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। यही सोचकर काइतो इनसे कहता है, मैं तुम तीनों को थोड़ा सोचने के बाद बताऊंगा। मुझे तुम्हारे ऑफर के बारे में किसी से बात करनी है, तो उनसे पूछने के बाद ही मैं तुम्हें अपना जवाब दे पाऊंगा। ये बात सुन एरी कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काइतो डंजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और जब वो डंजन के अंदर सिल्फी और ल्यूसेरिया को बुलाता है तब वो उसी को गुस्से में घूर रही थी। वैसे इसके बाद वो इन दोनों को सब कुछ बताता है, जो सुन ल्यूसेरिया कहती है, अरे वाह, तुम किसी और के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो और कल तुमने डंजन में हमें भी नहीं बुलाया। तभी सिल्फी कहती है, मुझे लगता है कि हम तीनों की पार्टी ही बेस्ट रहेगी, दूसरों के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे ये दोनों इस बारे में कोई और बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन आगे ल्यूसेरिया कहती है, वैसे आप मुझे ल्यूसेरिया कहकर क्यों बुलाते हो? सिल्फी को सिल और मैं ल्यूसेरिया। काइतो समझ जाता है कि इसे जलन हो रही है। सो अब काइतो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें लूसी कहकर बुलाऊंगा, ओके? जो सुन वो कहती है, ठीक है,
मैं आपको मुझे लूसी बुलाने की इजाजत देती हूँ। और यहाँ सिल्फी लूसी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगती हैं, काइतो की पार्टी में ज्वाइन होने की बात को टोटली इग्नोर करते हुए। अगले दिन हम काइतो को हारुका के साथ देखते हैं स्कूल जाते हुए। यहाँ हारुका काइतो से पूछती है, तुम अपनी डांसिंग प्रैक्टिस और वर्कआउट में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, क्या इस संडे तुम फ्री हो, मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? वो कहता है शॉपिंग, हाँ क्यों नहीं। ये बात सुन हारुका खुश हो जाती है और इसके बाद अपनी दोस्त के पास चली जाती है। लेकिन तभी काइतो के पीछे से उसके दोस्त प्रकट होते हैं। क्यों भाई, डेट पर जाने वाला है? काइतो कहता है, कैसी बातें कर रहे हो यार, वो मेरे साथ डेट पर क्यों जाएगी, हम तो बस शॉपिंग करने जाने वाले हैं। लेकिन वो दोनों काइतो के कंधे पर हाथ रख कहते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे डंजन में तुम्हारा इवेंट कैसा रहा? काइतो बताता है कि उसने 3 लड़कियों के साथ एक पार्टी ज्वाइन की थी। एक लड़की मुझसे 2 साल बड़ी थी, एक मेरी ही उम्र की और एक मुझसे 1 साल छोटी। ये बात सुन हयातो शिंजी से कहता है, लगता है भाई डंजन बहुत बढ़िया जगह है, क्या हम भी वहाँ चलें? वैसे इसके बाद हमें संडे का दिन दिखाया जाता है जहाँ काइतो हारुका के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार था। ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और इसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक स्टेशन पर पहुंचते ही काइतो की नजर मैजिक कोर्स की एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। काइतो को इस तरह देख हारुका काइतो से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें डंजन्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन प्लीज आज उनके बारे में भूल जाओ। वो कहता है ठीक है। इसके बाद ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। हारुका यहाँ कहती है, कितना लंबा वक्त हो गया है ना, हम दोनों को एक दूसरे के साथ घूमे हुए। काइतो कहता है, हाँ, बचपन में तुम्हारे पापा हमें कितनी सारी जगहों पर घुमाने के लिए ले जाते थे। हारुका कहती है, हाँ चलो हम किसी दिन कोई मूवी देखने चलेंगे। काइतो कहता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुका कपड़ों के स्टोर में आकर एक आउटफिट काइतो को पहन कर दिखाती है। काइतो कहता है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो। इसके बाद वो काइतो को कुछ और ड्रेसेस पहनकर दिखाती है और पूछती है कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई। काइतो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, जो तुमने अभी पहनी है वो ड्रेस। इसीलिए हारुका यही ड्रेस खरीद लेती है। इसके बाद ये दोनों गार्डन में आते हैं और आज का मौसम सच में बहुत खुशनुमा होता है। हारुका को देखकर काइतो भी कहता है, हाँ कितना खूबसूरत मौसम है। लेकिन इसके बाद हारुका काइतो को बोट्स की ओर इशारा करती है, जिसके बाद ये दोनों एक बोट में राइड करने लगते हैं। हारुका को यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वैसे इनके साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। काइतो को यहाँ लगता है जैसे ये दोनों एक डेट पर हों, लेकिन अगले ही पल में वो खुद को समझाता है, आलतू फालतू मत सोच, आखिर ये मेरे साथ कभी डेट पर क्यों आएगी। लेकिन काइतो को इस तरह देख हारुका पूछती है, क्या हुआ? काइतो कहता है, कुछ नहीं। और ऐसे ही ये दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं और ये वक्त गुजारते हुए हारुका कहती है, कभी कभार ऐसे वक्त गुजारना कितना ज्यादा खुशनुमा होता है ना? ये हवा कितना सुकून दे रही है। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में आकर जूस पीते हैं। हारुका कहती है, क्या तुम मेरे जूस को ट्राई करना चाहोगे? वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के जूस को एक्सचेंज कर लेते हैं। काइतो जूस पीने के बाद कहता है, हाँ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन हारुका यहाँ शर्मा रही थी क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट किस हो चुका है। वैसे इसके बाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करते हुए हारुका की नजर एक बच्ची और उसके पिता पर जाती है, जो देख वो थोड़ी उदास हो जाती है और काइतो से कहती है, मैं एक और जगह जाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहता है, बताओ कहाँ जाना है। और इसके बाद हारुका काइतो को लेकर उस जगह आती है जहाँ पर डंजन होता है और वो यहाँ काइतो से पूछती है, क्या डंजन इसके अंदर है? वो कहता है, हाँ। आगे हारुका कहती है, मेरे पापा भी वही हैं। उस दिन उन्होंने वादा किया था कि वो घर जल्दी आकर हमारे साथ डिनर करेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद हमें इन तीनों की एक फैमिली फोटो दिखाई जाती है और यहाँ हारुका कहती है, आखिर लोग डंजन में क्यों जाते हैं? लेकिन हटाओ, वैसे आज मुझे बहुत मजा आया, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद हारुका आगे बढ़ने लगती है, लेकिन काइतो यहाँ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी काफी चिंता होती है, लेकिन मैं कैप्टन कात्सुरागी की तरह एक हीरो बनूंगा और मैं तुम्हें ये प्रूव करूंगा। और इसके बाद काइतो हारुका के पास चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम काइतो को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड बालजार्ड में वाटर बॉल मैजिक को इन्फ्यूज करके उससे एक बड़ी तलवार बना लेता है और इसके बाद उस तलवार से एक ही बार में एक गोलेम को खत्म कर देता है।
और कहता है मैं अपनी इस तलवार को मैजिक आइस ब्लेड नाम देता हूँ। और काइतो को देख यहाँ सिल्फी कहती है लूसी तुमने देखा मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। लेकिन तभी लूसी कहती है वो एक लड़की है ना, जिसके साथ तुम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। और ये बात सुनते ही सिल काइतो के पास जाकर पूछती है मास्टर आपने कल जब कहा था कि आप एक पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका मतलब किसी लड़की की पार्टी से था। और इसके बाद काइतो इन दोनों को बताता है कि उसे 3 लड़कियों ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। ये बात सुन सिल कहती है मास्टर क्या हम अब आपको पसंद नहीं। काइतो कहता है ऐसा कुछ नहीं है सिल। लेकिन तभी लूसी कहती है तुम हमें जेम स्टोन्स नहीं खिलाना चाहते है ना, मैं अब तुम्हें इसकी सजा दूंगी। अब लूसी को गुस्से में देख काइतो कहता है मैं ना ही पार्टी को ज्वाइन करूंगा और ना ही तुम्हें जेम स्टोन्स खाने से रोकूंगा। ठीक है, लूसी कहती है हाँ अब ठीक है। लेकिन तभी सिल कहती है मास्टर अगर आप उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही कीजिए। अब सिल की बात सुन लूसी भी कहती है ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो लेकिन हमें जेम स्टोन्स खिलाना मत भूलना। लेकिन तभी सिल पूछती है कि आखिर आप एक पार्टी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। वो कहता है मैं उन्हें ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वरना मैं कभी भी तुम दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ नहीं पाऊंगा। अब ये बात सुन ये दोनों ही काइतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती हैं। काइतो उन्हें बताता है कि वो उस पार्टी के साथ सिर्फ वीकेंड्स पर जाया करेगा और बाकी के दिन ये तीनों ही हमेशा की तरह डंजन में आया करेंगे। अब इसके बाद हम काइतो को उसके कमरे में देखते हैं जो एरी को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे हारुका का कॉल आता है। वो जैसे ही फोन उठाता है हारुका उससे कहती है अचानक ही तुम्हें कॉल करने के लिए माफ करना लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन तभी काइतो कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पहले पूछ सकता हूँ, क्या नर्वसनेस को दूर करने की कोई ट्रिक है। हारुका पूछती है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। काइतो कहता है जो शिंजी और हयातो है ना वो कुछ लड़कियों से फोन पर बात करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने में वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। अब हारुका काइतो को बताती है कि बचपन में एक इवेंट के दौरान जब वो भी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी तब उसके डैड उसके पास आए और उन्होंने हारुका से कहा कि तुम इतना नर्वस मत हो, अपने दिमाग में सोचो कि तुम पियानो बजा सकती हो, तब तुम ऐसा कर लोगी और ऐसा मुस्कुराते हुए करना। हारुका की ये बात सुन काइतो कुछ सोचने लगता है और कहता है शायद ये तरीका काम कर जाएगा। लेकिन काइतो से ये कहने के बाद हारुका उसे गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है और काइतो सोचता है कि आखिर हारुका ने मुझे कॉल क्यों किया था। दूसरी ओर हारुका उस ड्रेस को देख रही थी जिसको उसने काइतो के साथ खरीदा था। दूसरी ओर हमें एक पुराने जमाने का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एरी को अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो काफी फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन तभी उसे काइतो का कॉल आता है। फोन उठाकर वो कहती है मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी, तो तुमने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा। काइतो कहता है मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं तुम्हारी पार्टी के साथ सिर्फ वीकेंड्स पर ही आ पाऊंगा। एरी कहती है हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपनी स्टडीज की वजह से हम भी सिर्फ वीकेंड्स पर ही डंजन में जा पाते हैं। और अब एरी से बात करने के बाद काइतो हारुका को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद सैटरडे के दिन हम इन चारों को डंजन में देखते हैं और इनके सामने काफी सारे गोलेम होते हैं। अब इसके बाद हारुका जमीन को दलदला करके 2 गोलेम्स को उसमें धंसा देती है जिसके बाद मीकू का स्नैच एक गोलेम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी ओर काइतो अपनी मैजिक आइस ब्लेड से दूसरे गोलेम को खत्म कर देता है लेकिन तभी एक और गोलेम काइतो पर हमला करके उसे दूर कर देता है। तभी काइतो अपनी तलवार के एक ही वार से उसे भी खत्म कर देता है और इसके बाद एरी अपने हथियार से एक गोलेम को बीच में से काटकर उसे खत्म कर देती है। सभी गोलेम्स को खत्म करने के बाद ये लड़कियां काइतो से पूछती हैं कि अभी अभी उसने कौन से मैजिक का यूज किया। काइतो बताता है कि उसने अपनी इस मैजिक ब्लेड को वाटर बॉल के साथ इन्फ्यूज करके मैजिक आइस ब्लेड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन तभी एरी कहती है तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स कमाल की हैं, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम हमेशा डंजन में अकेले आते हो। काइतो बात बदलते हुए कहता है तुम अपने इस हथियार के साथ बहुत अच्छे से मूव करती हो एरी। एरी कहती है ऐसा इसी वजह से है क्योंकि वो
इसके साथ बचपन से प्रैक्टिस करती आ रही है। लेकिन तभी अचानक काइतो का पेट भूख के मारे गुड़गुड़ करने लगता है, जिसके बाद ये तीनों लड़कियां कुछ इस प्रकार डंजन के अंदर ही खाना खाती हैं। वहीं काइतो घर आने के बाद सोचता है कि वो लड़कियां अपने घर पर कैसी जिंदगी जीती होंगी। वैसे जरूरी बात यह है कि उन लड़कियों ने डिसाइड किया है कि कल वो फ्लोर 8 पर जाएंगी और अब आखिरकार काइतो भी फ्लोर 8 पर जा पाएगा। और दोस्तों, अगले दिन हम काइतो को एक जैकेट पहने हुए देखते हैं। वो लड़कियां पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? और वो ऐसा इसी वजह से पूछ रही हैं क्योंकि फ्लोर 8 पर वाटर ड्वेलिंग मॉन्स्टर्स आते हैं और वहाँ कई सारी जगहों पर पानी भरा होता है। इसीलिए काइतो फुल तैयारी के साथ आया है और वो अपने साथ एक मैजिक कोर गन लेकर भी आया है। लेकिन यहाँ काइतो बताता है कि ये कोई मामूली जैकेट नहीं है, मैजिक अटैक्स को रेजिस्ट करने वाली एक लिमिटेड एडिशन आइटम है। अगले सीन में हम इन सभी को फ्लोर 8 पर देखते हैं। तभी स्नैच को एक मॉन्स्टर डिटेक्ट होता है और अगले ही पल में पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर काइतो की जैकेट पर थूक देता है। सो तुरंत ही एरी काइतो से उसकी जैकेट उतारने को कहती है। सो काइतो अपनी जैकेट उतारकर उसे फेंक देता है और उसकी जैकेट वहाँ पूरी खत्म हो जाती है, जो देख काइतो के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद काइतो उस मॉन्स्टर से अपनी मेहनत, अपने पैसे और अपना वक्त मांगता है जो उसने उस जैकेट को खरीदने में लगाया। लेकिन तभी मीकू उस मॉन्स्टर पर एक एरो से शूट करके उसे खत्म कर देती है, उस वो गन से जो उसे काइतो ने दी थी, क्योंकि काइतो को अब उसकी जरूरत नहीं थी और मीकू ने पहली बार इस वो गन का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा, जिसके बाद इनका सामना कुछ मॉन्स्टर्स से होता है। काइतो के साथ तो यहाँ बस तिगड़म हो रही है, वहीं मॉन्स्टर्स को ये लड़कियां मारती जा रही हैं। लेकिन अगले ही पल में इन पर काफी सारी मछलियां हमला कर देती हैं। ये सभी उन मछलियों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी काइतो की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। सो काइतो एरी को देखता है कि वो कितनी आसानी से अपने हथियार से इन मछलियों को काटती जा रही है, जिसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का यूज करके उसी की तरह एक बर्फ का भाला बना लेता है और मछलियों को काटने लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसकी पूरी एमपी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एरी की गोद में पाता है। तो अगले ही पल में वो उठकर एरी से माफी मांगने लगता है। तभी काइतो नोटिस करता है कि उसकी एमपी फिर से फुल हो चुकी है, क्योंकि इन लड़कियों ने उसे एक मैजिक पोशन पिला दिया है। वो लड़कियां कहती हैं पार्टी मेंबर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। वैसे इन्हीं बातों के बीच अचानक ही स्नैच कुछ खतरनाक डिटेक्ट करता है और ये इतना खतरनाक होता है कि स्नैच इससे घबराने लगता है। तभी अचानक पानी के अंदर हमें एक बड़ा साया नजर आता है और इसके बाद पानी के अंदर से निकलता है एक जाइंट डायनासोर। इनमें से किसी को नहीं लगता कि ये उसका सामना कर पाएंगे, इसीलिए ये सभी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ये डायनासोर पानी से निकलकर उनके पीछे जाने लगता है, जिस वजह से डंजन की चट्टानें टूटने लगती हैं और यहाँ से जाने के रास्ते पर भी काफी सारे पत्थर गिर जाते हैं, जिस वजह से इन चारों को यहीं रुकना पड़ता है। और अब आखिर में इनके पास उस डायनासोर से लड़ने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं बचता। इसके बाद काइतो सभी को कमांड करने लगता है, जिसके बाद हिकारी अपने मैजिक का यूज करके जमीन को दलदला करती है। लेकिन इससे उस डायनासोर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद मीकू का स्नैच उस पर हमला करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। सो अब काइतो अपनी मैजिक आइस ब्लेड से उस पर वार करता है, जिससे उस डायनासोर को दर्द तो होता है लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। और इसके अगले ही पल में एरी उस डायनासोर के ऊपर चढ़कर पूरे जोर से उसके सिर पर वार करती है, लेकिन अब भी उस डायनासोर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो अपने सिर को हिलाकर एरी को दूर फेंक देता है। तभी काइतो उसके पास आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना एरी। लेकिन एरी ये कहकर बेहोश हो जाती है कि मैं एक हीरो बनूंगी। सो काइतो उसे उठाकर कहता है अपना होश मत खो एरी। लेकिन तभी वो देखता है कि अब वो डायनासोर मीकू और हिकारी पर हमला करने वाला होता है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अब काइतो के पास कोई और चारा नहीं बचता, जिसके बाद वो वहाँ सिल्फी और लूसेरिया को सम्मन करता है, जिससे वहाँ बहुत तेज रोशनी आने लगती है और यहाँ का नजारा भैया काफी खूबसूरत लगने लगता है। और अगले ही पल में वहाँ सम्मन होकर आती हैं सिल और लूसी और काइतो उनसे कहता है प्लीज इस मॉन्स्टर को हरा दो
लूसी कहती है शायद तुम हमारे बिना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद लूसी और सिल अपने अपने अटैक से इस डायनासोर पर हमला करती हैं और बस एक ही हमले से वो डायनासोर खत्म हो जाता है। और इसके बाद सिल काइतो के पास आकर पूछती है आप ठीक तो है ना मास्टर? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक मीकू आकर सिल को गले लगा लेती है और कहती है हमें बचाने के लिए शुक्रिया मिस क्यूटी। और वहीं हिकारी लूसी को शुक्रिया कहती है ये पूछते हुए कि तुम एक डेविल हो है ना, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? वो साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से हिकारी उसे बहुत प्यारी नजरों से देखने लगती है और अब लूसी को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हिकारी लूसी के बालों को छूने लगती है और वहीं काइतो एरी को बताता है कि ये दोनों लड़कियां मेरी सर्वेंट्स हैं, माफ करना मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया नहीं। लेकिन तभी मीकू कहती है कि क्यों ना अब हम सभी नहाने के लिए चलें। और अगले सीन में हमें इसी डंजन के अंदर एक होटल जैसी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां हम इन सभी लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं। यहाँ मीकू कहती है क्या मैं तुम्हें सिल कहकर बुला सकती हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी हिकारी कहती है क्या मैं तुम्हें लूसी कहकर बुला सकती हूँ? और अब भाई वो इस लड़की को कैसे मना कर सकती है, वो मान लेती है उसकी बात। जिसके बाद वो उससे चिपकने लगती है। तभी एरी कहती है हमारी मदद करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, और क्या मैं भी तुम दोनों को उन नामों से बुला सकती हूँ? वो दोनों कहती हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद एरी उनके ऊपर टूटी पड़ती है। वहीं काइतो तो स्नेच के साथ अकेला नहा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारी और मीकू यहाँ से चली जाती हैं और यहाँ काइतो को पता चलता है कि हिकारी को लेने के लिए हमेशा उसके मम्मी पापा आते हैं। लेकिन तभी काइतो एरी से कहता है तुमने उस वक्त एक हीरो बनने की बात कही थी है ना? अगले सीन में ये दोनों एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं और एरी बताती है कि उसका बचपन से एक हीरो बनने का सपना रहा है। बचपन में उसके पिता ने उससे कहा था अगर तुम ताकतवर बनोगी तब तुम उनकी हिफाजत कर पाओगी जो तुम्हारे दिल के करीब हैं। हमारा परिवार हीरोज की तरह कमजोर लोगों की मदद करते आया है। और तभी से एरी के मन में बैठ गया कि उसे भी एक हीरो बनना है और इसी वजह से वो एक डंजन एक्सप्लोरर भी बनी है। काइतो मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन तभी एरी कहती है कि इस वीकेंड उसके कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है, तो क्या तुम आओगे? एरी ओका एकेडमी की स्टूडेंट है और इसके बाद काइतो इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है। सो उसके दोस्त कहते हैं हमें इनवाइट करने से अच्छा होगा कि तुम किसी ऐसे को इनवाइट करो जो ओका एकेडमी जाना चाहता हो। सो काइतो कहता है कि वो अचानक ही हारुका को इनवाइट नहीं कर सकता। लेकिन काइतो की आवाज सुनकर वहाँ हारुका और उसकी दोस्त आकर पूछती है तुम लड़के हारुका के बारे में क्या बातें कर रहे हो? काइतो के दोस्त कहते हैं कि ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है हारुका। सो अब काइतो कहता है कि क्या तुम इस वीकेंड पर ओका एकेडमी में होने वाले इवेंट में चलना चाहोगी? हारुका कहती है हाँ मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी काइतो के दोस्त कहते हैं हे यूमी क्या तुम भी वहाँ इवेंट में जाना चाहोगी? लेकिन वो मना कर देती है और इस बात से ये दोनों बेचारे निराश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइतो वीकेंड के दिन हारुका का इंतजार कर रहा है और तभी हारुका तैयार होकर आती है, वो कपड़े पहनकर जो काइतो ने उसके लिए चुने थे। और इसके बाद ये दोनों इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारुका वही कपड़े पहन कर आती है जो काइतो ने उसके लिए पसंद किए थे और इसके बाद हारुका कहती है चलो चलते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को एक ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं। काइतो हारुका से काफी दूर बैठा हुआ था। सो हारुका उससे कहती है तुम जरा पास आकर क्यों नहीं बैठते? सो काइतो अब उसके थोड़े पास बैठ जाता है और यहाँ हारुका कहती है कि उसे काइतो के साथ कैंपस जाकर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी काइतो को लगता है जैसे वो हारुका के साथ डेट पर जा रहा है, इसीलिए वो खुद को समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हारुका कभी भी उसके साथ डेट पर नहीं जाएगी। लेकिन तभी हारुका कहती है कि मैं ओका एकेडमी जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोस्तों इनके सामने काइतो के दोनों दोस्त बैठे हुए थे और ये दोनों भी ओका एकेडमी के कैंपस इवेंट में जा रहे हैं। लेकिन तभी हारुका पूछती है कहीं तुम मेरे साथ उदास तो नहीं हो ना? काइतो कहता है अरे जरा भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ चलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और काइतो के ये दोनों दोस्त इन दोनों को ये प्यारी बातें करते हुए बस ताके जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन चारों का मुंह ओका एकेडमी को देखकर खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वैसे इसके बाद ये चारों अंदर जाते हैं और दोस्तों जरा तुम लोग खुद देखो
कि ये एकेडमी कितनी ज्यादा बड़ी है। इस एकेडमी में घूमते हुए हारुका कहती है, एक दिन आएगा जब हम दोनों एक साथ इसी एकेडमी में स्टडी करेंगे। सो अब काइतो उन लम्हों को इमेजिन करने लगता है कि किस तरह वो हारुका के साथ चेरी ब्लॉसम के मौसम में एंजॉय करेगा। लेकिन प्रेजेंट में उसकी हरकत देखकर हारुका पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। होश में आते ही काइतो सोचता है, अरे ये मैं क्या दिन में सपने देखने लगा, मुझे खुद को संभालना होगा। क्योंकि भले से ही हम दोनों इस एकेडमी में एक साथ पढ़ने लगे, लेकिन आखिर में हम दोनों होंगे तो क्लासमेट्स ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले सीन में हम काइतो और बाकी सबको एरी के साथ देखते हैं। वैसे खुद को होश में लाते लाते काइतो के गाल लाल हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि काइतो किसी को इंट्रोड्यूस करता, काइतो के दोनों दोस्त अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हैं। सो एरी भी उन दोनों को अपना नाम बताती है और इसके बाद काइतो से पूछती है, ये लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काइतो हारुका का नाम बताकर कहता है, हम दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट्स। इसके बाद एरी कहती है कि वो बाद में इन्हें कैंपस घुमाएगी। इसके बाद काइतो के दोनों दोस्त बहुत ही जेंटलमैन बनकर एरी को अलविदा कहते हैं और उनके जाने के बाद एरी कहती है, अच्छा तो वो लड़की बस उसकी बचपन की दोस्त है, ना कि गर्लफ्रेंड। अरे लेकिन मैं इस बात से खुश क्यों हूँ। वहीं दूसरी ओर जैसे ही ये चारों बिल्डिंग के अंदर आते हैं, काइतो के दोस्त पूछते हैं, आखिर तुम उस लड़की के साथ इतने क्लोज कैसे हो? काइतो बताता है कि वो उससे डंजन में मिला था। लेकिन डंजन की बात सुनकर हारुका थोड़ी, समझ रहे हो ना, नाराज हो जाती है। सो काइतो कहता है, अरे एरी ने ही मुझे इस कैंपस इवेंट के बारे में बताया था। और ये बात सुन हारुका नॉर्मल होकर कहती है, अच्छा तो एरी की वजह से ही आज हम दोनों यहाँ साथ हैं, तो मैं उसे बाद में शुक्रिया कहूंगी, लेकिन अब तुम डंजन की कोई भी बात मत करना, ओके? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी काइतो के दोनों दोस्त उसे वहां से खींचकर ले जाते हैं और इसके बाद जब इन दोनों को पता चलता है कि काइतो ने एरी के साथ एक पार्टी फॉर्म की है, तो इन्हें उससे जलन होने लगती है। लेकिन इसके बाद ये दोनों उससे कहते हैं कि उसे हारुका के सामने कुछ भी कहते वक्त बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसे हमेशा काइतो की काफी चिंता रहती है कि कहीं वो डंजन में तो नहीं जा रहा। और अगले सीन में हम इन चारों को ऑडिटोरियम में देखते हैं, जो कि इनके स्कूल से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसी के साथ यहाँ पर एक डिजिटल चॉक बोर्ड भी होता है। इसके बाद ये चारों देखते हैं कि इस एकेडमी में काफी सारे क्लब्स भी हैं, जैसे म्यूजिक क्लब, टेनिस क्लब वगैरह वगैरह। लेकिन तभी अचानक एक चीज को देखकर काइतो डंजन की बात करने ही वाला था कि तभी ये दोनों उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद ये चारों देखते हैं कि इस एकेडमी में एक फिल्म क्लब भी होता है अपने पर्सनल थिएटर के साथ। और इसके बाद हम इन चारों को बाहर गार्डन में देखते हैं और काइतो के दोस्त तो बस इस एकेडमी की तारीफें ही किए जा रहे थे और इन दोनों का भी मन करता है कि ये दोनों भी ओका एकेडमी में आए, लेकिन इन दोनों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं। काइतो के मार्क्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करेगा ताकि हारुका के साथ पढ़ सके। लेकिन उसके दोस्त पूछते हैं कि ट्यूशन की फीस तो बहुत ही ज्यादा होती है, तो क्या उसके पेरेंट्स उसे इतने सारे पैसे देंगे? लेकिन तभी काइतो डंजन के बारे में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लूंगा। लेकिन इसके बाद ये सभी मस्त हवा का मजा लेने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। और काइतो तो ये सोचकर खुश होने लगता है कि अगर वो इस एकेडमी में आ गया तो उसे हारुका के साथ कितना सारा वक्त बिताने को मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती हैं मीकू और हिकारी। हमें एरी से पता चला कि तुम कैंपस इवेंट में अपने दोस्तों के साथ आए हो। सो अब इससे पहले कि काइतो फिर से इन्हें इंट्रोड्यूस करता, ये दोनों जेंटलमैन अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हैं। सो हारुका भी उन्हें अपना नाम बताती है, जिस पर ये दोनों पूछती हैं, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? काइतो बताता है कि नहीं, हारुका बस उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और क्लासमेट है। लेकिन वो क्या है कि ये बात सुनकर हारुका अपना मुंह फुला लेती है। लेकिन काइतो आगे पूछता है, मीकू तो हमारी तरह सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन हिकारी तुम तो फर्स्ट ईयर की हो, है ना? तुम्हें इतनी जल्दी कॉलेज ढूंढने की क्या जरूरत है? जिस पर वो कहती है कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं उसे क्यों जाया करूं। तभी हारुका कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों काइतो को अच्छे से जानती हो। लेकिन काइतो हारुका को ये नहीं बता सकता कि ये उनसे डंजन में मिला था। लेकिन ये दोनों कह देती हैं कि ये सभी एक पार्टी के रूप में डंजन में जाते हैं। और ये बात सुनते ही हारुका के पीछे सर्द हवाएं चलने लगती हैं और ये तीनों उससे जरा घबराने लगते हैं। जो देख हिकारी कहती है, तुम्हें क्या हुआ काइतो?
वो कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग रही है। और तभी वहाँ एरी आ जाती है। चलो हम सभी लंच करने चलते हैं और लंच मेरी तरफ से होगा। काइतो वक्त पर बच गया, या शायद नहीं। अब इसके बाद हम इन सभी को कैफेटेरिया में देखते हैं और यहाँ का खाना इतना बढ़िया होता है कि काइतो के दोनों दोस्त इसकी फोटोज खींचने लगते हैं और इसके बाद ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कैफेटेरिया का खाना सस्ता होने के साथ ही काफी स्वादिष्ट भी होता है। खाना खाने के बाद हारुका पूछती है, मैं कुछ पीने के लिए लेने जा रही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए काइतो? लेकिन काइतो कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद ये दोनों ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों इन लड़कियों से पूछते हैं, क्या इस एकेडमी में एक्सप्लोरर लेक्चर के लिए ओनिगावारा नाम का कोई इंस्ट्रक्टर है? एरी कहती है हाँ, और मीकू को वो इंस्ट्रक्टर जरा भी पसंद नहीं है क्योंकि वो काफी खड़ूस है। और इस बात से ये दोनों भी एग्री करते हैं कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर जो हयातो होता है वो उसकी नकल करने लगता है, जो देख हिकारी को हंसी आ जाती है। और एरी कहती है तुम्हारी बातें सुन मुझे मेरे लेक्चर्स की याद आ गई। इसके बाद ये दोनों बताते हैं कि इनके पास एक्सप्लोरिंग के लिए इनका लाइसेंस है, लेकिन ये दोनों डंजन में जाते नहीं हैं क्योंकि कई बार तो ये दोनों अपने लेक्चर्स के दौरान सो जाते थे और डंजन में जाने से ये दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और बस अपने काम को बेकार देते हैं। और इसके बाद हमें एरी के जरिए पता चलता है कि डंजन के पास में एक 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें आइटम और पोषण प्रोडक्शन होता है। काइतो के ये दोनों दोस्त एक बार गलती से उस एरिया में चले गए थे और बेचारे अरेस्ट होने से जैसे तैसे बच पाए थे क्योंकि वहाँ पर काफी सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। एरी बताती है कि उसने अपनी क्लास रिपोर्ट इन्हीं रूल्स के ऊपर बनाई थी। और इसी बातचीत के दौरान ड्रिंक्स लेकर हारुका और काइतो आ जाते हैं, जिसके बाद काइतो सभी को उनकी ड्रिंक्स देने लगता है और हारुका इन दोनों को ड्रिंक्स देती है। लेकिन दोस्तों, हारुका ने इनकी कुछ बातें सुन ली थी, इसीलिए वो कहती है आखिर हर कोई डंजन में क्यों जाता है, और काइतो उसकी ये बात सुन लेता है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं जहां काइतो अपने फोन में इस एकेडमी के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देख रहा होता है और वो इसके बारे में हारुका को भी बताता है। और इसके बाद ये सभी इस एकेडमी का ये बड़ा सा पूल देखते हैं और पूल को देखकर काइतो को अपने बचपन की यादें आती हैं कि किस तरह एक बार हारुका ने काइतो को डूबने से बचाया था और इसके बाद हारुका ने एक दिन काइतो को एक कुत्ते से भी बचाया था। और इसी के ऊपर ये दोनों हंसते हुए बातें किए जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हिकारी कहती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, एक अजीब सी फीलिंग जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन मीकू को यहाँ ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी ओर काइतो के ये दोनों दोस्त एरी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एरी इन सभी को इस एकेडमी की सॉकर फील्ड दिखाती है। और अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हिकारी की नजरें सिर्फ काइतो पर होती हैं और इसी चक्कर में सीढ़ियों से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। लेकिन तभी काइतो आकर हिकारी को गिरने से बचा लेता है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और इसीलिए हिकारी उसे बचाने के लिए काइतो को शुक्रिया कहती है। वैसे इस दौरान काइतो की मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट थी। लेकिन तभी मीकू कहती है आखिर तुम कितनी देर तक उसे अपनी बाहों में पकड़े रहने वाले हो, उतारो उसे। जिसके बाद काइतो हिकारी को उतार देता है। लेकिन शायद अब हिकारी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉकर क्लब का एक बच्चा बहुत जोर से फुटबॉल को लात मारता है और ये फुटबॉल मीकू में ही लगने वाली थी कि काइतो इसमें एक लात मारकर इसे उन बच्चों की ओर ही फेंकता है, जिससे एक गोल हो जाता है। और जो देख ये बच्चे हैरान रह जाते हैं और लगता है कि काइतो के ऐसा करने से अब मीकू का दिल भी जोर से धड़कने लगा है। वैसे ये देख काइतो के दोस्त कहते हैं कि ये तो बहुत अमेजिंग है। वैसे स्कूल घुमाने के बाद अब एरी इन्हें डोजो में लेकर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरी डोजो आउटफिट पहन लेती है और अब एरी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने इन सभी को डोजो में इनवाइट क्यों किया। लेकिन इसके बाद एरी गहरी सांस लेकर अपनी डोजो की स्किल्स दिखाने लगती है और भैया उसकी ये कमाल की स्किल्स देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और इसके बाद ताली बजाते हुए उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन एरी की नजरें सिर्फ काइतो पर होती हैं। लेकिन भैया यहाँ हारुका को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता और आखिर में शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि बाकी की 3 लड़कियां हारुका के साथ अपना नंबर शेयर कर लेती हैं ताकि जब भी हारुका को कुछ पूछना हो तो वो इनसे पूछ ले। और तभी ये दोनों कहते हैं
हमें भी अपना नंबर दे दो, जिसमें इन तीनों लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती। और आखिर में एरी काइतो से हाथ मिलाकर कहती है, आज सभी के साथ वक्त गुजार कर मुझे काफी अच्छा लगा। काइतो के ये दोनों दोस्त भी कहते हैं, तुम सभी के साथ वक्त गुजार के हमें भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। और तभी ये तीनों कहती हैं, अब काफी वक्त हो गया है, और इसके बाद मुस्कुराती हैं। वहीं दूसरी ओर हम इन चारों को ट्रेन से वापस जाते हुए देखते हैं। ये दोनों ओका एकेडमी की तारीफें कर रहे थे, और ये दोनों एरी, मीकू और हिकारी की तारीफें कर रहे थे। और तभी ये लड़का कहता है, इतनी खूबसूरत लड़कियां डंजन में जाती हैं, तो हमें भी डंजन में जाना फिर से शुरू करना होगा। तभी काइतो कहता है, हे, ये बातें करना बंद करो। लेकिन ये दोनों हारुका से ही पूछ लेते हैं, क्या लगता है तुम्हें, हमें डंजन में जाना चाहिए? वो कहती है, जो चाहो वो करो। वहीं इन दोनों को घर पहुंचते पहुंचते अब रात हो चुकी है। काइतो कहता है, मैं उस एकेडमी में जाने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ूंगा। हारुका कहती है, मैं भी। और इसके बाद वो काइतो से पूछती है कि हिकारी, मीकू और एरी में से तुम्हारे टाइप की कौन है? काइतो कहता है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर मेरे टाइप की बात की जाए तो मैं आज नहीं लेकिन किसी दिन तुम्हें जरूर बताऊंगा इस बारे में। वो कहती है, अच्छा, लेकिन वो तीनों लड़कियां तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुला रही थीं। इसके अलावा तुम्हारे दोनों दोस्त भी तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुलाते हैं। काइतो पूछता है, तो इसमें क्या? तभी हारुका अपने घर के अंदर जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, वैसे गुड नाइट। काइतो अपने घर पहुंचकर नहाते हुए सोच रहा था, वो आखिर बात क्या कर रही थी। एक मिनट, कहीं वो जेलस तो नहीं थी? अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझे लेकर कभी जेलस नहीं होगी। लेकिन जेलसी, हाँ, मैंने आज पूरे दिन लूसी और सिल से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं उन दोनों को क्या जवाब दूंगा? वो दोनों मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाली हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम काइतो को डंजन में देखते हैं, और वो अपने बग किलर स्प्रे से स्लाइम्स को मार रहा था और उनके कोर्स को इकट्ठा कर रहा था लूसी और सिल को खिलाने के लिए, क्योंकि वो दोनों सच में उससे नाराज होती हैं, क्योंकि कल काइतो ने उन दोनों से जरा भी बात नहीं की। काइतो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एरी और बाकी सबके साथ कल उनके स्कूल में था। लूसी को पता नहीं होता कि स्कूल क्या होता है, लेकिन सिल जानती है। स्कूल वो जगह है जहाँ पर इंसान स्टडी करते हैं। लेकिन सिल को भी इस बात से बुरा लग रहा था कि काइतो उन पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। काइतो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को 3 कोर्स खिलाऊंगा। लूसी कहती है, बस 3? मुझे कम से कम 100 चाहिए। लेकिन तभी काइतो को इनके पीछे एक रेयर स्लाइम दिखता है, इसीलिए काइतो लूसी से उस पर हमला करने को कहता है। तभी लूसी उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। और इसके बाद ये दोनों कहती हैं, इतने कम में हम नहीं मानेंगे। अच्छा, तो चलो 10-10 ले लेना। जिसके बाद हम इन दोनों को कोर्स खाते हुए देखते हैं। वहीं काइतो को उस रेयर स्लाइम से एक ग्लव मिलता है, और इस ग्लव को पहनकर आपको इनविजिबल पावर मिलेगी, लेकिन इससे आपकी एमपी खर्च होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इस ग्लव को पहनकर इसे यूज करने लगता है। लेकिन शुरू में तो वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद काइतो पानी की ओर पंच करता है, जिससे एक फोर्स पानी में लगती है। लेकिन ये ताकत बहुत ही कमजोर होती है, जो शायद इंसान पर तो काम कर जाए, लेकिन मॉन्स्टर्स पर नहीं। जिसके बाद काइतो सोचता है कि क्यों ना वो इसे अपनी स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करे। जिसके बाद वो एक अटैक करता है, और उसके इस हमले से पानी 2 हिस्सों में बट जाता है, जो देख काइतो खुश हो जाता है, और उसके साथ ये दोनों भी। जिसके बाद वहाँ पर आ जाती हैं एरी, मीकू और हिकारी। काइतो इन तीनों से कहता है, कल के लिए शुक्रिया, और मैं भी उसी एकेडमी में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, वो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हूँ ना। ये बात सुन एरी कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी स्टडीज में मदद कर सकती हूँ। काइतो कहता है, सच में? वैसे क्या मेरे साथ हारुका भी आ सकती है? एरी कहती है, हाँ, क्यों नहीं। वैसे दोस्तों, हिकारी और मीकू भी इनके साथ स्टडी करेंगे। ये सब देख लूसी कहती है, ये सभी तो एक दूसरे के और भी करीब आ चुके हैं, इसी वजह से ये दोनों मुंह फुला लेती हैं। काइतो पूछता है, क्या हुआ? वो दोनों कहती हैं, कुछ नहीं। काइतो माफी मांगते हुए उन दोनों को और कोर्स खिलाने लगता है। लूसी और सिल को इस तरह से देखकर ये दोनों उन्हें इस तरीके से क्यूट कहने लगती हैं। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं 9th फ्लोर की ओर, और तभी सिल बताती है कि इनके सामने एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है, जो सुन काइतो थोड़ा घबरा जाता है। लूसी कहती है, अगर तुम्हें उससे लड़ने में दिक्कत हो
तो मैं सब संभाल लूंगी। सो एरी भी कहती है अगर हालात बिगड़ेंगे तो हम भाग जाएंगे। जिसके बाद काइतो छुप कर देखता है कि उनके पास ही में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात ये होती है कि ये एक ऑर्थरोस है जो डीपर फ्लोर्स पर होते हैं, ना कि 9th फ्लोर पर। इसीलिए एरी कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए आने लगता है। सो तभी सिल इनके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है। एरी और मीकू अपनी गन्स के साथ फायर करने के लिए तैयार होती हैं। अब इसके बाद हिकारी अपने मैजिक से जमीन को दलदला कर देती है, जिसमें वो मॉन्स्टर फंस जाता है। और इसके बाद लूसी अपनी हेल फायर से अटैक करती है। लेकिन इस हमले से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इन पर आग से हमला करता है। ये सभी उस आग से तो बच रहे थे, लेकिन उस आग की गर्मी से नहीं। इसीलिए लूसी अपने एक और हमले का इस्तेमाल करती है, जिससे उस मॉन्स्टर को तकलीफ होने लगती है। और इसके बाद मीकू का स्नैच उस पर अपने विंड कटर से हमला करता रहता है। लेकिन इन सब का कुछ खास फायदा नहीं होता। और इसीलिए अब काइतो एक चारा बनता है। वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसी दौरान लूसी से अपनी आंख से उस मॉन्स्टर के पेट पर वार करने को कहता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर का ध्यान काइतो पर जाता है, लूसी उस मॉन्स्टर के नीचे आकर अपनी हेल फायर से उसके पेट पर वार करती है। लेकिन उसे मारने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं होती। इसीलिए काइतो सिल से डिवाइन स्पीयर का यूज करने को कहता है और वो लूसी से सिल के अटैक को हेल फायर के साथ फॉलो करने को कहता है। और इसके बाद सिल अपने डिवाइन स्पीयर का यूज करके उस मॉन्स्टर की ओर जाती है। और तभी लूसी भी अपनी हेल फायर को कास्ट कर लेती है। जिसके बाद इन दोनों के हमले उस मॉन्स्टर को एक साथ डैमेज पहुंचाते हैं। इसी दौरान मीकू और एरी भी उस पर अपनी गन से फायर करती रहती हैं। और तभी काइतो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के एक सिर को काट देता है और इसके बाद अपनी वाटर बॉल को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर आग नहीं उगल पाता, जिससे उसे तकलीफ होती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद ये तीनों लड़कियां अपने अपने हमलों से उस पर अटैक करती हैं और उन लड़कियों के साथ लूसी और सिल भी अपना अटैक करती हैं। जिसके बाद ये सारे हमले कंबाइन होकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। और आखिर में काइतो अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मॉन्स्टर के खत्म होने से सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिरकार ये सभी एक साथ मिलकर एक ऑर्थरोस को हराने में कामयाब रहे। लेकिन अब ये सभी काफी ज्यादा थक चुके हैं। इसीलिए मीकू सजेस्ट करती है कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। और यहाँ काइतो सिल और लूसी की तारीफ करता है। लेकिन लूसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ऑर्थरोस इस फ्लोर पर क्या कर रहा है। और तभी अचानक सिल को कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस होता है। और तभी काले अंधेरे से एक साया निकलते हुए कहता है, ओह, तो तुमने उस कुत्ते को हरा दिया। काइतो देखता है उस शख्स के सींग थे। ये कोई इंसान नहीं होता, ये एक शैतान होता है, एक डेविल। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एक डेविल यहाँ सरफेस पर क्या कर रहा है। और दोस्तों यही डेविल उस मॉन्स्टर को काबू कर रहा था। और वो इनसे कहता है, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा। और हे छोटी बच्ची, तुम भी एक डेविल हो, है ना? लेकिन मैं तुम पर भी कोई रहम नहीं खाने वाला। और इसके बाद वो डेविल अपनी डार्क पावर का यूज करके इन पर हमला करता है। लेकिन सिल का प्रोटेक्टिव बैरियर इन्हें उस हमले से बचा लेता है। जो देख वो डेविल अपनी तलवार निकाल लेता है और बिजली की रफ्तार के साथ एक हमला करता है। लेकिन इससे भी सिल के बैरियर को कुछ नहीं होता। और इसके बाद काइतो सिल को कुछ कोर्स दे देता है, जिन्हें खाकर सिल अपनी ताकत बनाए रखे। और इसके बाद ये सभी अपने अपने अटैक से उस डेविल पर हमला करते हैं। लेकिन इन सभी के कंबाइन हमलों से भी उस डेविल को खरोंच तक नहीं आती। सो लूसी सजेस्ट करती है कि उन्हें फिर से सिल के हमले को मिलाकर एक कंबाइन अटैक करना होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर सिल हमला करेगी तब वो इस प्रोटेक्टिव बैरियर पर अपना फोकस नहीं रख पाएगी। लेकिन तभी ये लड़कियां कहती हैं, हमारी चिंता मत करो, हम उसके हमलों को हैंडल कर लेंगे। अब इसके बाद सिल और लूसी एक साथ अपने स्पेल्स को कास्ट करती हैं। लेकिन इस बार भी उस डेविल को कुछ नहीं होता। और अब वो डेविल काइतो पर अपनी तलवार से हमला करने ही वाला था कि तभी उसे बचाने के लिए एरी आ जाती है। लेकिन वो डेविल एरी को दूर फेंक देता है। लेकिन दूसरी ओर काइतो उस डेविल के हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है और काइतो की तलवार से उस डेविल की तलवार टूट जाती है। लेकिन इसके बाद वो डेविल काइतो पर मुक्के मारता है, जिससे काइतो की शील्ड टूट जाती है और काइतो दूर गिरता है। लेकिन ये देखकर सिल, लूसी
हिकारी और स्नैच उस डेविल पर एक साथ हमला करते हैं। दूसरी ओर काइतो एक हीलिंग पोशन पी लेता है और इसके बाद वो मीकू से कुछ कहता है, जिसके बाद मीकू अपने स्नैच के साथ उस डेविल पर हमले करने लगती है और इतनी ही देर में काइतो उस डेविल के पीछे आकर उसमें अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे उस डेविल को चोट आ जाती है और वो डेविल जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है और काइतो उससे दूर हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो डेविल अपने डार्क मैजिक से अपने जख्म को हील करने लगता है और इसके बाद वो सीधा काइतो में जाकर एक मुक्का मारता है, जिससे काइतो दूर जाकर गिरता है और इसके बाद वो डेविल अपने एक ही हमले से इन तीनों लड़कियों को भी हरा देता है और मीकू के स्नैच को दूर फेंक देता है। और जब सिल उस डेविल पर अपने डिवाइन स्पीयर से हमला करती है तब वो डेविल उसे दूर फेंक देता है और अब आखिर में सिर्फ लूसी उस डेविल का सामना अकेले कर रही होती है। अब ये देख काइतो अपने बैग में देखने लगता है कि आखिर वो कैसे लूसी की मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी चीज उसके काम की नहीं होती और तभी लूसी उसमें आकर घलती है और इसके बाद वो डेविल उन्हीं की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसी वजह से अब काइतो देखने लगता है कि वो लूसी के लिए क्या कर सकता है और तभी उसे ब्यूटी ऑफ ग्लटनी के बारे में पता चलता है, जिसका यूज करने से लूसी के स्टैट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे काइतो की एचपी कम होती जाएगी। यानी एक तरह से लूसी काइतो की लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करेगी और अगर ऐसा ज्यादा देर तक हुआ तो काइतो की मौत भी हो सकती है। लेकिन काइतो को लूसी पर पूरा यकीन होता है और इसीलिए अब लूसी खड़ी होकर अपनी ब्यूटी ऑफ ग्लटनी का यूज करती है और काइतो की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करने लगती है और ऐसा करने से हम देखते हैं कि लूसी एक एडल्ट फॉर्म में आ जाती है। भैया लूसी और लूसी के दोनों ही बड़े हो चुके हैं और लूसी अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, जो देख वो डेविल कहता है, अरे तुम कौन सी डेविल हो जिसने अपना रूप बदल लिया। लूसी कहती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। जो बात सुन वो डेविल लूसी पर एक डार्क अटैक करता है, लेकिन भैया लूसी को कुछ नहीं होता। जो देख वो फिर से लूसी पर हमला करता है, लेकिन लूसी को कोई खरोच तक नहीं आती। जो देख वो कहता है, आखिर तुम हो कौन। मैं हूँ ल्यूसेरिया, एक विस्काउंट क्लास की डेविल। क्या कहा, विस्काउंट। और इसके बाद लूसी उस पर एक अटैक करती है, गॉड किलर। जो देख वो कहता है, क्या आखिर तुम ये हमला कैसे कर सकती हो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन लूसी के अटैक में फंसकर वो डेविल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और बस यही हमला उस डेविल को खत्म कर देता है। लेकिन काइतो की हालत बिगड़ने लगती है, इसीलिए वो कहता है, लूसी जल्दी से फिर से नॉर्मल हो जाओ। वो कहती है, क्यों, आप नहीं चाहते मेरा इतना अच्छा फिगर देखना। लेकिन बेचारा काइतो तभी नीचे गिर जाता है। लूसी कहती है, मैं तभी नॉर्मल होंगी जब आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे सिल के जितना ही जेंटली ट्रीट करोगे। वो कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। जिसके बाद लूसी नॉर्मल हो जाती है और इसके बाद काइतो फिर से एक हीलिंग पोशन पीता है और अब काइतो के स्टैट्स थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं और काइतो के साथ ही इन तीनों लड़कियों के स्टैट्स भी इंक्रीज हो गए हैं। और इसके बाद हम इन चारों को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि आखिरकार इन्होंने उस डेविल को हरा ही दिया। वैसे इसके बाद काइतो इस मैजिक कोर को देखता है जो उसे ऑर्थरोस से मिला है और ये काफी बड़ा होता है। वैसे इसके अलावा काइतो को एक सर्वेंट कार्ड भी मिलता है उसी डेविल का। काइतो पूछता है कि हमें इसका क्या करना चाहिए। एरी और बाकी की लड़कियां कहती हैं कि इसे तुमने और लूसी ने हराया है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन लूसी कहती है, आपको इसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक लो रैंक डेविल है। काइतो कहता है, क्या ये एक लो रैंक था, लेकिन ये तो बहुत ही ताकतवर था। लेकिन भैया काइतो लूसी की बात ना मानकर उस डेविल को सम्मन करने लगता है, नाइट क्लास डेविल बेलिया, आई सम्मन यू। जिसके बाद सम्मनिंग एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद काइतो के सामने उस डेविल का साया आता है। लेकिन इसके बाद वही होता है जो हमेशा होता है, ये डेविल भी छोटा होता है। मैं अपनी वफादारी दिखाने आ गया हूँ मेरे मास्टर। इसकी छोटी हाइट देख काइतो कहता है, शायद से तुम्हें बेच ही देना चाहिए। लेकिन काइतो की ये बात सुन उस बेचारे को रोना आ जाता है। अगले सीन में हम काइतो को डंजन होटल के अंदर नहाते हुए देखते हैं। उसके साथ स्नैच होता है और तभी वहाँ पर बेलिया आ जाता है काइतो की सेवा करने के लिए और वो काइतो से कहता है, प्लीज मास्टर आप मुझे छोड़िएगा मत, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। काइतो सोचता है, अगर किसी ने मेरे साथ इसको ऐसी बातें करते हुए सुन लिया तो मेरा खेला खत्म। और वो कहता है, अरे हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे।
ओके बेलिया। जो सुन बेलिया कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड। वहीं उन दोनों की आवाजें इन लड़कियों को आ रही थी। अब इसके बाद ये सभी ऑर्थरोस के मैजिक कोर को बेचने के लिए आते हैं और बताते हैं कि ये ऑर्थरोस उन्हें 9th फ्लोर पर मिला था। जो बात सुन वो लड़की हैरान हो जाती है। 9th फ्लोर पर एक ऑर्थरोस, हम उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वैसे हम स्कोर के बदले में आपको 24 मिलियन येन देंगे। काइतो कहता है, इस अमाउंट के आप 4 हिस्से करना। मीकू और हकारी कहती हैं, तुम ये पूरे पैसे अपने पास रख सकते हो। वो कहता है, नहीं, हमने उसे एक साथ हराया था। लेकिन दोस्तों, इतने सारे पैसे होने की वजह से यहाँ काइतो को टैक्स देना पड़ेगा। अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ काइतो एरी से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एरी बताती है कि अब से वो जो भी खर्चा करेगा उसे उसके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, चाहे कहीं आना जाना हो या कुछ खरीदना हो। वैसे इसके बाद शाम हो जाती है और हिकारी यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन एरी काइतो से कहती है, एक ऑर्थरोस और एक डेविल, शायद से स्पेशल चीजें तुम्हारी ओर खिंची चली आती हैं। काइतो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अब वो सोचता है कि अब उसके पास 3 सर्वेंट कार्ड्स हैं। कहीं सच में मैं स्पेशल चीजों को अपनी ओर खींचता हूँ? अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बस इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।